अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे जी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हम थोड़ा सा जो है एक रिव्यू ले लेते हैं। पहले दिन बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड डे हमने स्टार्ट किया टाइटल से। टाइटल से लेके हम कंक्लूजन तक गए, वो सारी चीजें पढ़ी। स्टडी डिजाइन बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो पढ़े। आपको छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, फॉन्ट्स के हवाले से, इंपॉर्टेंस ऑफ साइटेशंस वगैरह। फिर रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह, थर्ड और फोर्थ यही देखा आपने। फिर रिव्यू आर्टिकल हुआ और आप लोगों ने डॉक्टर गुलेफाना का लेक्चर भी लिया। उसके बाद हमने जर्नल्स के हवाले से देखा, जर्नल्स की सारी डिटेल देखी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे डॉक्टर जवाद ने आपको समझाया। तो होपफुली यहाँ तक अभी हम राइट अप कंप्लीट कर चुके हैं अपना सारा, कि लिखा कैसे जाता है, चाहे वो थीसिस हो, चाहे वो रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल हो। ठीक है, मिक्सअप करके हम तीनों को पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है, वो सारी स्टोरी क्या होती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। हम रिव्यू आर्टिकल को स्पेसिफिकली देख चुके हैं, स्पेसिफिकली उसको स्टडी कर चुके हैं। उसके ऊपर एक ये स्लाइड है जो आज रह गई थी, मैंने कहा ये आज आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, चीजें आपने पढ़ी हुई है, सर मैं आपको एक रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आज हमने जो पढ़ना है वो है सर्चिंग टेक्निक्स, कि डाटा को सर्च करने के क्या तरीके हैं, किस तरह से डाटा सर्च किया जाता है। बहुत कम आर्टिकल्स भी हों तो उनको ढूंढने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ से डाटा सर्च करना चाहिए, ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। और कल होगा हमारा लास्ट लेक्चर जो कि बेसिकली एंड नोट के ऊपर और साइटेशंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो राइटअप से लेके आपके जर्नल्स की इंफॉर्मेशन, पब्लिशिंग, वहां से लेके आज सर्चिंग टेक्निक्स और कल रेफरेंसेस, आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग विद जी रेफरेंसेस हमने कल करने। स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स। तो बेसिकली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू आर्टिकल? आपने पढ़ा है कि जब आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं या नॉर्मल जो रिसर्च आर्टिकल होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है: एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन या रेफरेंस। या इवन सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का भी यही होता है, लेकिन उसमें मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली, कि आपने डाटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, इतना डाटा सर्च किया, इतना डाटा निकाला और उस पर आगे आपने जो भी एनालिसिस किए, वो आपका सिस्टमैटिक और मेथोडोलॉजी। लेकिन जो एक नॉर्मल लिटरेचर रिव्यू या आपका रिव्यू आर्टिकल होता है वो इस तरह से होता है। स्टार्ट में होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है 1.5 पेज का। 1.5 पेज के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि भाई आपका टॉपिक है क्या, उसको वो एक कोन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, याद करो। ठीक है, बैकग्राउंड, फिर कैटेगरीज को नैरो डाउन करते जाना। फिर जो मिड वाला पोर्शन है उसको कहते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है, वो सारा डिस्कशन करना, डिफरेंट लोगों के आर्टिकल्स को रिलेट करना, वो कैसे करते हैं। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेआउट। लेआउट में क्या होता है, डिफरेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ठीक है, कि आप किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। देर देर वुड बी मैनी हेड, एक रिव्यू आर्टिकल खोलो, देर वुड बी मैनी हेडिंग्स इन सब हेडिंग्स इन इट। ठीक है, कि हम फॉर एग्जांपल अगर यही बात कर लें कोविड वाली, विटामिन डी वाली, तो हम एक ये बात करेंगे कि कौन कौन सा विटामिन का रोल है, फिर हम विटामिन डी पे आ जाएंगे, फिर इन सबको हेडिंग करके लिखना है। ठीक है, फिर किस किस बीमारी में रोल है, फिर कोविड के अंदर रोल है तो कोविड के अंदर इम्यूनिटी वाइज क्या रोल है, कोविड के अंदर प्रिवेंशन वाइज क्या रोल है। तो आप डिफरेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाते हो अपने रिव्यू आर्टिकल में, उनको हम लेआउट या बॉडी कहते हैं। फिर एंड पे आपका कंक्लूजन विद रिकमेंडेशन, ये आप सबको पता है। तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वही कोन स्ट्रक्चर। यहाँ जरा सिंपलर लिखा हुआ है कि पहले ब्रॉडर टॉपिक से स्टार्ट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरह की जो आपका टॉपिक है उसकी स्टडीज को आप ढूंढते हो और उस पर फिर आपस में उसका रिव्यू करते हो। एक ये आप पढ़ चुके हैं क्रोनोलॉजिकल और थीमेटिक, इसको मैं स्किप करता हूँ। जो चीजें हमने पढ़ी हुई है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ जो स्लाइड में जरा मुझे अच्छी लगी थी। एग्रीमेंट, अगर आपने 2 या 3 या 4 ऑथर्स का आपस में एग्रीमेंट दिखाना है कि इन्होंने सिमिलरली एक तरह से स्टडी की है या इनकी स्टडीज का रिजल्ट्स या मेथोडोलॉजी सेम है, तो उसके लिए आप जो वर्ड्स यूज करते हैं वो है सिमिलरली। ऑथर ए, फॉर एग्जांपल पहले तो आप लिखोगे ऑथर ए हैज सेड दिस 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 दिस, सिमिलरली ऑथर बी पॉइंट्स टू दिस, मतलब सेम उसी तरह से ऑथर बी भी यही कहना चाह रहा है। लाइकवाइज ऑथर सी से दैट, ऑथर डी आल्सो मेक दिस पॉइंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सी दैट हाउ ऑथर ई एग्रीज विद ऑथर डी। मतलब आप राइटर में जब भी उनकी सिमिलैरिटीज को शो करते हो, कि इवन आप जब डिस्कशन भी लिखते हो रिसर्च आर्टिकल की, उसमें भी आप इसी तरह से लिखते हो कि मेरे रिजल्ट्स ये आए हैं और सिमिलरली फलां के इस तरह है, इन द सेम वे फलां के इस तरह है। ठीक है, या बिल्कुल मेरे लाइक वाइज इस तरह से है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जब एग्रीमेंट के लिए शो करते हो। डिसएग्रीमेंट अगर करना हो, ऑपोजिट लिखना होगा, भाई मेरे रिजल्ट तो ये है लेकिन फलां के ये आए हैं। या इवन रिव्यू आर्टिकल में 2-3 स्टडीज का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो और उनको ऑपोजिट शो करना हो, तो आप लिखोगे ऑथर ए हैज कंक्लूडेड दैट बट ऑथर बी पॉइंट्स टू हाउएवर, ताहम, मतलब इसके ऑपोजिट।
contrary to it, in contrast, on the other hand, conversely, nevertheless, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये कुछ वर्ड्स याद रहे। बहुत सारे, आप इसके कोई भी सिनोनिम निकाल लो तो ये वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, आप एक समरी टेबल बनाते हो। समरी टेबल में आप कॉलम के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स डालते हो। जैसे मैंने आपको कल एक टेबल दिखाया था, कल या परसों, कल दिखाया था आई गेस, जिसमें बल्कि नहीं परसों, आई थिंक दिखाया, परसों दिखाया था कि जब मैंने दिखाया था कि कैसे टेबल के अंदर कॉलम में डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं जिनमें आप डाटा प्रेजेंट करते हो। नॉर्मली उस हेडिंग में क्या क्या होता है, ऑथर का नेम यानी रेफरेंस, वो हम एंड पे डालते हैं। किस एरिया में ये स्टडी हो रही है वो डाल सकते हैं। स्टडी के टाइप क्या थी, ठीक है वो, या स्टडी का डिजाइन क्या था वो, सैंपल साइज टोटल कितना था ये डाल सकते हैं। की फाइंडिंग्स उसकी क्या आई, किस तरह से मेथोडोलॉजी क्या थी, जैसे हमने उसमें पीसीआर या 2-3 मेथोडोलॉजीज लिखी हुई थी कि किस मेथड से वो वायरस चेक किया गया था। तो इस तरह से आप बेसिकली एक टेबल बनाते हो जिसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज डाल देते हो, उसको हम कहते हैं समरी टेबल। ठीक है, इसको हम समरी टेबल कहते हैं। अब जैसे ये देखो, ये जैसे इन्होंने एक ये समरी टेबल बनाया हुआ है। हम तो नॉर्मली जब भी बनाते हैं ना तो एक बात याद रखें, हम साइटेशंस को एंड वाले टेबल में रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो है आप नॉर्मली जो है क्या कहते हैं, ये इसने जो टेबल बनाया है उसमें पहले लिखी हुई है। लाइक इसने बताया कि ये आर्टिकल इसने पढ़ा, इस आर्टिकल में ये वाला इतना सैंपल साइज था, ठीक है। कौन थे 125, वो अडल्ट्स थे। अच्छा, ये अब क्योंकि किसी उसने आर्टिकल अपनी फील्ड का लिया किसी और फील्ड का, तो इसलिए फर्नीचर स्टोर के अंदर ये इन्वायरमेंट था जिसमें ये जो भी एक्सपेरिमेंट था कुछ भी किया गया, मेथड क्या था ये और कंक्लूजन क्या था ये। तो इस तरह का भी एक समरी टेबल हो सकता है। ये जो हेडिंग्स होती हैं ये आपकी अपनी मर्जी से होती है कि आपने क्या हेडिंग सेलेक्ट करनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो है ना वो क्या है, फील्ड क्या है और आपका काम किस तरह का है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए एक आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, टिप दे देता हूँ। आपकी तरह का काम किसी और ने भी किया होता है। जब आपने इस तरह का टेबल बनाना होता है ना तो अपने टॉपिक पे मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू सर्च किया करो, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का एक टेबल बना बनाया होता है। चाहे आप सिंपल रिव्यू लिख रहे हो ना, और आप सिंपल रिव्यू में भी एक टेबल डालना चाह रहे हो, जो कि आप डाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने उसमें ही डालना है टेबल। टेबल आप सिंपल रिव्यू में भी डाल सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग नैनो पार्टिकल पे जब रिसर्च करते हैं, अब नैनो पार्टिकल जो है उन्होंने ये बताना है कि एंटी कैंसर के तौर पे ना 50-60 स्टडीज हुई हैं। अब उसको वो पैराग्राफ में बताएंगे तो बहुत बड़ा आर्टिकल हो जाएगा। तो उसको सम अप करने के लिए वो एक टेबल बना देते हैं कि 40 या 30 या 10 या 15 जितनी भी उनको अपने रेलेवेंट स्टडीज मिल रही है जो उनके किसी स्पेसिफिक टॉपिक को प्रूव कर रही है, उनके किसी पॉइंट को प्रूव कर रही है कि विटामिन डी जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे करता है, वो फलां पाथवे को अल्टर करता है। तो आप एक टेबल बनाओगे कि विटामिन कौन सा है, डी, ठीक है, सब में डी 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 आ जाएगा कॉलम में। किस पाथवे को अल्टर कर रहा है, किसी रिसर्च ने कोई एक पाथवे बताया होगा, किसी ने दूसरा बताया होगा, कईयों ने एक तरह का बताया होगा। तो इस तरह से आप टेबल बनाते हो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में नाम लिखना चाहो, टेबल पे अपना पॉइंट प्रूव कर देते हो कि देखें ये 10-11 स्टडीज हैं, ये उनके रेफरेंसेस हैं और ये स्टडीज ये कहना चाह रही है। तो इसलिए हम टेबल नॉर्मली बता देते हैं। अच्छा, ये साइटेशंस का हम कल पढ़ेंगे, तो इसलिए आपने कोई भी सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस आप लोग डाउनलोड करते हो, उसमें बना बनाया टेबल होता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इन्होंने हेडिंग्स ये यूज की हैं, तो इसका मतलब मैं अपने नॉर्मल रिव्यू में भी इस टाइप की हेडिंग्स लगा सकता हूँ। 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लो, उनको मिक्सअप कर लो। साइटेशन के 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये हम कल पढ़ेंगे साइटेशन, लेकिन सिर्फ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो पहला वाला तरीका ही है, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक। यानी हमें जब पता है कि इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑथर जो है ना वो हमें नहीं पता बड़ा ऑथर इंपॉर्टेंट है या ऑथर को हम प्रोमिनेंट करके नहीं शो करना चाह रहे, तो हम इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट स्टाइल में साइटेशन देते हैं कि पहले लाइंस लिखी एंड पे साइटेशन दे दी, जो नॉर्मली 80% टाइम्स हम करते हैं। लेकिन जब आपने कंपैरिजंस ड्रॉ करने ऑथर्स के, जब आपने स्टडीज के कंपैरिजन ड्रॉ करने हो, जब आपने थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि फलां ऑथर डेवलप्ड द स्ट्रेटजी, फलां ऑथर कंक्लूडेड दैट, फलां ऑथर प्रपोज दैट। तो उसमें ऑथर का नाम आप पहले लिखते हो। तो उसमें साइटेशन का स्टाइल क्या होता है ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट में साइटेशन में क्या होता है, लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद इकबाल, तो इकबाल मेरा लास्ट नेम है, तो मेरा इकबाल यहाँ पर आएगा। और मैं अगर फर्स्ट ऑथर हूं, यानी जो फर्स्ट ऑथर होता है ना आर्टिकल का, उसका लास्ट नेम आता है, और फिर आगे हम एट ऑल लगा देते हैं। एट ऑल का क्या मतलब है, ये वाला ऑथर, इसके अलावा बाकी सब, ठीक है। और आगे ईयर, जिस ईयर में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ होता है। लेकिन अगर इसको आप ऑथर प्रोमिनेंट स्टाइल में करोगे तो ये, अच्छा ये वैसे ब्रैकेट में आएगा सारा, लेकिन जब इसको ऑथर प्रोमिनेंट स्टाइल में करोगे तो ऑथर का नेम ब्रैकेट के बाहर आता है, सिर्फ ऑथर का नेम आता है, सिंगल ऑथर का, इकबाल, आगे ब्रैकेट के अंदर मेरा लास्ट नेम आ जाएगा फर्स्ट ऑथर का, और आगे ब्रैकेट में जिस ईयर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो आ जाएगा, कंक्लूडेड दैट, ठीक है। तो इस वजह से भी एक फर्स्ट ऑथर की वैल्यू होती है कि उसका नाम यूज हो रहा होता है आर्टिकल के अंदर, ठीक है।
तो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। लेकिन ये तब जब आपको पता है कि इस ऑथर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कुछ भी, या आप ऑथर वाइज आप थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हो, लेकिन दोनों तरीके चलते हैं और मोस्टली लोग ऊपर वाला तरीका यूज करते हैं। अच्छा, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अच्छा, इस वाले मेथड में ये भी याद रखना है कि जब आप साइटेशन एंड नोट से देते हैं ना, ठीक है, तो जब मोस्टली हम लोग देते हैं तो वो ऊपर वाले स्टाइल में ही हम देते होते हैं। इस स्टाइल में ऑथर सेंटरिंग में फिर आपको मैनुअली देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा 4-5 स्टाइल्स आपस में मर्ज कैसे करने हैं आगे जाकर। एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसके लिए मैं आपको अभी एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, ठीक है, ये यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या, ये वो लफ्ज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ऑथर के नाम के साथ या लफ्ज स्टडी के साथ। दिस स्टडी आर्ग्यू, दिस स्टडी असर्ट, दिस स्टडी एज्यूम, दिस स्टडी चैलेंज, दिस स्टडी क्लेम, दिस स्टडी कॉन्ट्राडिक्ट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ मीनिंग्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपनी स्टडी में यूज कर सकते हो। द स्टडी प्रूव्स दैट, द स्टडी ऑब्जेक्टेड दैट, it is noted in the study that, the study refuted that, the study rejected that। इनको आप यूज कर सकते हो अपने कुछ भी यूज करते हुए, मतलब अपनी स्टडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेने, होपफुली ले लिया होगा आपने। टेंसेस का जिक्र आगे जाके करते हैं, मैं इसमें ज्यादा इसकी बात नहीं करता, ये बताया हुआ उन्होंने वैसे, लेकिन मैं आपको एक आसान चीज दिखा दूंगा टेंसेस के लिए, ठीक है। फिर जब आप लिखते हो ना, पहले आप एक रफ ड्राफ्ट बनाते हो, मतलब रफली लिखी जा रहे हो, फिर उसको फाइनलाइज करते हो, प्लेजरिज्म रिमूव करते हो, प्रॉपर साइटेशंस देते हो। एक बात हमेशा याद रखनी है, एडिटिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसमें ये बात बेसिकली आप लोगों ने याद रखनी है। कल जब मैं जनरल पे आपको एंड नोट की साइटेशन पढ़ाऊंगा, आपको मुझे याद रखवाना है कि मैं आपको फॉर्मेटिंग भी बताऊं। एडिटिंग, एडिटिंग एंड एडिटिंग, जितनी आप एडिटिंग करोगे अपने आर्टिकल की, जितना उसको रिफाइन बनाओगे, उतने उसके पब्लिशिंग के चांस ज्यादा है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना भागोगे आप आर्टिकल के एडिट करने से, उतने कम है। आपके आर्टिकल में क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप चीज बयान करना चाह रहे थे वो आपने क्लैरिटी से बयान कर दिए कि नहीं। फ्लो होना चाहिए, वो केक की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज बताई गई हो, प्रॉपर रेलेवेंट चीज बताई गई हो और जनरल से स्पेसिफिक जाके बताई गई हो। फिर आपके आर्टिकल में क्या कुछ रह तो नहीं गया। अगर आपका आर्टिकल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, चाहे आपने 500 आर्टिकल साइड कर दिए उसमें, लेकिन अगर उसमें फिर भी कुछ इनकम्प्लीट है, कोई दरमियान में स्टेप इनकम्प्लीट है, या आपके आर्टिकल में कोई ऐसी चीज, अब जैसे कोविड के ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम कोविड पे सब कुछ लिख दें लेकिन यही ना लिखे कोविड की वैक्सीन का क्या ताल्लुक है, क्या वैक्सीन ने क्या किया है, तो हमारा आर्टिकल इनकम्प्लीट है, क्योंकि वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोविड का, उसकी प्रिवेंशन में, उसमें। तो कहने का मतलब कोई चीज अपने जो है ना, कोई एरिया छोड़ना नहीं है। फिर जो आपके आर्टिकल का एक रिसर्च क्वेश्चन था, मतलब कि आप जो स्टडी कर रहे थे उसमें आप कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो क्या जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे उसका जवाब आपने आर्टिकल में दे दिया है कि वो फाइंड हो गई है, अगर हो गई है तो कैसे हुई है, अगर नहीं हो पाई फाइंड, ये भी तो हो सकता है जो रिजल्ट आप सोच रहे थे वो नहीं आए। तो जो रिजल्ट आप सोच रहे थे अगर वो नहीं आए तो वो क्यों नहीं आए, आपने इसका भी जवाब देना होता है। तो क्या कोई क्वेश्चन आपने अनआंसर्ड छोड़ तो नहीं दिया। फिर क्या कोई लाइन अपने साइटेशन के बगैर तो नहीं लिखी। अगर आपने कोई लाइन साइटेशन के बगैर लिखी है तो इट विल शो कि वो आपका अपना काम है, हालांकि वो आपका अपना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो लाइन जैसी लिख देते हैं जिनके आगे वो साइटेशन नहीं डालते, और इट शोज कि बेसिकली वो दिखाता क्या है कि शायद ये इन्होंने खुद से लिखी और उसमें कोई जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है कि फलां बायोमार्कर कैंसर को कम करता है, फलां चीज को ज्यादा करती है, उसकी साइटेशन ही नहीं होती आगे। मैंने आपको कल डॉक्टर बुलेफरा के लेक्चर से पहले भी एक थीसिस दिखाया था, उसमें भी ये चीज शो की थी कि कैसे उसने बिना साइटेशन के पूरे पूरे पैराग्राफ लिख दिए। तो ये वाली हरकत नहीं करनी। फिर एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू, एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल कैसा होता है, फोकस्ड होता है, टॉपिक जो होता है ना वो आप डिस्कस स्पेसिफिकली करते हो। स्पेसिफिकली कैसे करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप डीप जाके बात करोगे एक अच्छे रिव्यू आर्टिकल की। मैंने आपको 3-4 किस्में बताई थी, उसमें से एक किस्म ये थी, ठीक है, कि आप जब लिखते हो तो वाई का आंसर करते हो, हाउ का आंसर करते हो। कि अगर कोई चीज लिख रहे हो कि एक देखो, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। किसी, जैसे मैं अपने मुंह पे अगर थप्पड़ मारता हूं तो कॉज क्या है कि मैंने हाथ मुंह पे मारा, और इफेक्ट क्या हुआ, मेरे मुंह पे चोट लगी। किसी भी चीज का एक कॉज होता है और इफेक्ट होता है। आपने सिर्फ ये नहीं बताया कि उसने उसको थप्पड़ मारा, आपने ये बताना है कि थप्पड़ कैसे मारा और क्यों मारा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंसर की मिसाल लूं, ठीक है, आज एक बल्कि नई स्टडी भी आ रही है, अल्लाह करे वो ठीक हो और वो ऐसी चलती रहे। कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर कुछ लोगों ने एक मेडिकेशन तैयार की,
और उसको टेस्ट किया ड्रग को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 100% रिजल्ट्स आए उस ड्रग के। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड क्योर ऑफ कैंसर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली कुछ लोगों ने लंग कैंसर के लिए वैक्सीन भी तैयार की है, क्यूबा ने तैयार की है, तो वो भी ठीक जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज के दिन की बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है कि हम लोग एक ऐसी डिजीज के इलाज की तरफ जा रहे हैं जो डिजीज अनक्योरेबल, और जिसपे जो है ना हमें बहुत ज्यादा, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि एक इंसान की कमर टूट जाती है, फैमिली की कमर टूट जाती है, ठीक है, उसको करते करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तरफ साइंटिफिक, आज आप स्टडी पढ़ रहे हो तो उसमें मैंने आपको बता दूं कि हमने, साइंस ने इस चीज को आज डेवलप किया। होपफुली वो ड्रग बाकी चले और बाकी चीजों में भी चले और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो, बिकॉज मोस्टली जो ड्रग्स पहले भी थी इस तरह की कुछ, लेकिन उनके फिर बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से उनको नहीं यूज किया गया। तो अल्लाह करे कि ये कामयाब रहे प्रोसेस, ठीक है, आमीन, दुआ करें सब इसके लिए इंशाल्लाह। आगे देखें जी। अच्छा, एक अच्छा रिव्यू लिटरेचर क्या आता है, वो डिटेल बताएगा। वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये चीज कैंसर कॉज कर रही है, वो बताएगा कैसे कॉज कर रही है, वो ऐसा क्या करती है कि ये कैंसर कॉज होता है। तो वो उसका डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस बताना है आपने, चाहे एक लाइन में बताओ, 1.5 लाइन। आप ये नहीं लिख सकते कि फलां प्रोटीन की वजह से कैंसर होता है, क्यों होता है। ना आप ये लिखोगे फलां प्रोटीन फलां चीज को एक्टिवेट करती है तो कैंसर होता है। भाई एक्टिवेट क्यों कर रही है, ऐसी क्या कॉज है उसके पीछे, तो आपने उस इफेक्ट के पीछे की कॉज को बताना है। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है। कहने का मतलब कोई भी इफेक्ट आप बताते हो तो उसकी कॉज बताओ। इसको कहते हैं एक अच्छा नैरो लेकिन प्रॉपर तरीके से बताया गया रिव्यू आर्टिकल, कंसाइज। ये नहीं करना कि आपने एक चीज पे लिखना स्टार्ट कर दिया, एक लाइन पे आपको उस पर डाटा मिल ही जा रहा है, मिल ही जा रहा है, आप लिख ही जा रहे हो, लिख ही जा रहे हो, और एक और हेडिंग आप उसको डाटा नहीं मिल रहा तो आपने उसको 2 लाइन में लिख के छोड़ दिया, फिर यार नहीं बस इससे डाटा तो मिला ही नहीं, छोड़ो परे। तो एक हेडिंग आपकी 5 पेजेस की बनी हुई है, दूसरी हेडिंग आपकी आधे पेज की भी नहीं है, नहीं, आपने हर चीज पे प्रॉपर लिखना है। ठीक है, जितना डाटा मिल सके ढूंढना, डाटा सर्चिंग पे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर लॉजिकल होनी चाहिए आपकी चीज। लॉजिकल कैसे, पहले आप एक चीज डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको कंप्लीट करो, फिर अगली चीज पे जाओ। ये नहीं कि एक चीज अभी अधूरी छोड़ दी है, उसमें आधी चीजों की समझ ही नहीं आ रही, पहली लाइन का आखिरी लाइन से कोई मतलब नहीं बन रहा। आप जब पैराग्राफ की पहली लाइन शुरू करते हो तो पैराग्राफ की आखिरी लाइन तक आपकी वो स्टोरी उस पैराग्राफ में कंप्लीट होनी चाहिए, या अगर अगले पैराग्राफ में वो कंटिन्यू कर रही है तो उस पैराग्राफ में वो कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी अपनी बात को अधूरा नहीं छोड़ना, आपने बात को कंप्लीट करके आगे चलना। ठीक है, फिर वही लिखा, डोंट लीव द स्टोरी हाफ टोल्ड। मैं आपको एक रिव्यू आर्टिकल दिखा भी देता हूँ कोई निकाल के ना, ठीक है, थोड़ा सा कि आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव, इंटीग्रेटिव, ठीक है, सॉरी इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटीग्रेटिव। आपका पेपर जो है वो सोल्यूशन पे फोकस हो। सोल्यूशन क्या, कि आपने इतना सारा रिव्यू कर दिया तो एट द एंड क्या कहना चाह रहे हो आप, आपका जो फाइनल कंक्लूजन है ना, वो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी सोल्यूशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो। अगर आपके रिव्यू में आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, आप कोई फाइनल कंक्लूड नहीं कर पा रहे चीज, और फ्यूचर सजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है रिव्यू आर्टिकल का। ठीक है, ठीक है, ओके सनम, इट्स ओके। ओके, फिर करंट लिखा हुआ है। करंट का क्या मतलब है, ये मुझे डायरेक्ट मैसेज कई लोग भेज देते हैं ना, मैं फिर उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो बाकी ये ना सोचा कि ये अचानक से कहां से आ गया। करंट का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया था, रिसेंट चीजों को, जो आजकल काम हो रहा है, उन रिसर्च आर्टिकल्स को आपने साइट करना है। ठीक है, अच्छा ये तो थी अच्छा रिव्यू। बुरा रिव्यू क्या होता है, वेगनेस, आधी बात की आधी नहीं की, इम्प्रोप्रिएट जनरलाइजेशन करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, जनरली लिखी जा रहे हो, स्पेसिफिक चीजों की तरफ जा ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत लिमिटेड डाटा लिखा है, बहुत कम आर्टिकल से डाटा लिखा है, आधी इंफॉर्मेशन लिखी, आधी चीजों को बताया ही नहीं है, ये इररेलेवेंट चीजें लिखी जा रही, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ओमिशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू। मतलब ये नहीं कि आपका पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाँ भाई दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो आप सबने आपने आर्टिकल ही वो डाउनलोड करने हैं जो कह रहे हैं दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि नहीं बढ़ता, कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा दूध पीने के नुकसान है, उनको भी लिखना है। ये बात याद रखें, एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल वो होता है जिसमें 2 से 3 पर्सपेक्टिव होते हैं, फिर ही उनका कंपैरिजन ड्रॉ होता है। और सबसे आखिरी वाली हेडिंग है ओमिशन ऑफ रीसेंट वर्क, मतलब लास्ट डिटेल आपने जरूर लिखनी है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
2 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ। जी मैं अपने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नेटवर्क इशू है, ठीक है, आप देख लें। आप कॉमन एरर्स इन रिव्यू लिटरेचर, क्या कॉमन एरर्स हैं लिटरेचर रिव्यू करते हुए? पहली बात तो ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि आप बहुत जल्दी 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 हमने जल्दी रिव्यू लिखना है, हमने 1 हफ्ते में खत्म करना है। इस चक्कर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप रीड ही नहीं करते या प्रॉपरली जाके सर्च ही नहीं करते। जो 15-16 आर्टिकल सामने सामने नजर आए, फौरन से उनको डाउनलोड किया, उनके अंदर डाटा पकड़ा, वो उठाया, लिखा और जल्दी से रिव्यू दी। क्यों? हमने 1 हफ्ते में रिव्यू लिखना, हमने 2 हफ्ते में रिव्यू लिखना है। इस चक्कर में क्या होता है, जो असल रिव्यू आर्टिकल, जो आपको डाटा ढूंढना पड़ता है, रिव्यू आर्टिकल होता ही वो है जिसके लिए आपको ढूंढना पड़े डाटा, 15th पेज तक जाना पड़े अपने काम को निकालने के लिए, खपना पड़े अपने काम को निकालने के लिए, ठीक है, फिर ही आपको मजा आता है एक अच्छे रिव्यू लिखने में, और एक अच्छा रिव्यू बनता ही तब है। अगर आप यही आपने पहला पहला आर्टिकल डाउनलोड कर रहे हो, उसके इंट्रोडक्शन से चीजें उठा के छापी जा रहे हो, छापी जा रहे हो, छापी जा रहे हो, लो जी रिव्यू आर्टिकल तैयार, ये रिव्यू आर्टिकल का कोई फायदा नहीं, ठीक है। पब्लिश हो भी जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं, साइटेशन आ भी जाएंगी तो इसका कोई फायदा नहीं। क्यों? जब उसको खोल के पढ़ेगा, कहेगा यार ये क्या बच्चों वाली चीजें इसमें लिखी है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। देखो, आपने जब जॉब के लिए जाना है, आपने कहीं अप्लाई करना है, पाकिस्तान में चलो शायद जुगाड़ चल जाए, बाहर वाले मुल्क में वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपके आर्टिकल्स पब्लिश है, वो देखते हैं किस क्वालिटी का आर्टिकल इसने लिखा हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी वाकई एक्सपर्टीज है कि नहीं इसमें। और इवन पाकिस्तान में भी ये चीजें देखी जाती है, यार इसने ठीक है पब्लिश करा दी, आप सबको पता है। देखो, अगर आपको पता है पब्लिश होते हैं, लोग पैसे देके करवा रहे हैं, लोग करवा, तो प्रोफेसर को नहीं पता होगा लोग इस तरह करवाते हैं पब्लिश, उनको भी पता है। फिर अब उनके पास कोई आएगा, जी मैंने 1 साल में 8 रिव्यू आर्टिकल्स लिख दिए, अब वो कहेंगे इसका मतलब इसने हर महीने एक लिखा है। अब उनको पता होगा, शक तो पड़ेगी कि शायद इसने पैसे देके लिखवाया हो। जब वो आपसे उसके बारे में पूछने लगेंगे, जब उसकी डीप नॉलेज में जाएंगे और आपको कुछ नहीं आएगा, तो उनको समझ आ जाएगी। और इवन अगर आपने लिखा भी है, लेकिन आपने जान छुड़वा के लिखा है और आपने उसमें मेहनत नहीं की प्रॉपर, आपने उसका नॉलेज नहीं लिया प्रॉपर, तब भी आप फंस जाओगे, ठीक है। इन चीजों से बचना है। फिर अखबारों से, वेबसाइट्स का डाटा, ब्लॉग्स का डाटा कभी भी साइंटिफिक राइटिंग में नहीं साइड करना। ऑथेंटिक आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, मेटा एनालिसिस, इन सब चीजों और ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, इन चीजों का सर्च कर डाटा साइट कहते हैं, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग्स रेदर देन मेथड्स, मतलब आप एक बंदे का, एक तो ये कि रिव्यू से सारा डाटा लिखी जा रहे हो, रिसर्च आपने पढ़ी नहीं है, या रिसर्च भी अगर आपने फॉर एग्जांपल पढ़ी है, तो ना आप उसकी मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो, उसने कैसे काम किया, ना उसके बारे में लिख रहे हो, ना उसके रिजल्ट्स के बारे में लिख रहे हो, आप इंट्रोडक्शन से डाटा उठाई जा रहे हो, वो भी गलत बात है, ठीक है। फिर आपने या तो बहुत जनरल चीजें लिख दी है, या स्टार्ट ही इतनी स्पेसिफिक चीजों से किया कि जनरल ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही, ये भी गलत बात है, ठीक है। बाकी वो साइटेशंस की उसने बात की हुई है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो होती हैं। अब मैं आपको 1-2 पेजेस भी दिखाता हूँ, जैसा कि ये देखें, ये एक आर्टिकल है, रूल्स ऑफ थंब फॉर राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। आप नेट पर इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। टॉमी स्लैब हैंग का लिखा और माइकल गोल्ड का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, स्क्रीनशॉट लेने आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रूल्स ऑफ थंब फॉर राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स। अब उसने क्या बताया हुआ, आपने अंदर कुछ नहीं पढ़ना, ये देखो क्या बताया, ट्राई टू पिक अ कैची टाइटल। कैसे? मैं आपको बता चुका हूं कि उसका तरीका क्या होता है। फिर उसने क्या बताया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट कैसा हो, उसमें बताया गया व्हाट वाज डन, यानी आपकी मेथोडोलॉजी क्या सी, व्हाट वाज फाउंड, आपके रिजल्ट्स क्या और आपके कंक्लूजन क्या, ठीक है, ओवरऑल आइडिया। कीवर्ड पे आज हमने भी बात करनी है, सो मैं आगे जाकर उस पर बात करता हूं। पहला पैराग्राफ क्या है, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मतलब आप ये टॉपिक है क्या। फिर करंट नॉलेज बताओ दूसरे पैराग्राफ में, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि आपने रीसेंट नॉलेज के बारे में लिखना है, ठीक है, कि अभी तक क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा कुछ। गैप को आप तीसरे पैराग्राफ में लिख दो, दूसरे गैप में लिख दो, हम नॉर्मली तीसरे पे लिखते होते हैं। अपने कंट्री की स्टडीज बताओ तीसरे पैराग्राफ में, गैप बताओ और अपने ऑब्जेक्टिव बता दो, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। मेथोडोलॉजी में क्या है वो आप पढ़ चुके हैं, ये इंग्लिश की मेथोडोलॉजी है, इसको छोड़ो। रिजल्ट्स में क्या है, सबसे पहले एक समरी दो रिजल्ट्स की, फिर रिजल्ट्स को कंपैरिजन, लेकिन वो डिस्कशन के अंदर बेसिकली आ जाता है कि अपने रिजल्ट्स का दूसरों के रिजल्ट से आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब रिजेक्शन क्यों होती है, ये देखो, किस लिए रिजेक्शन होती है जी, आपका टॉपिक इररेलेवेंट है, या टॉपिक इतना इंटरेस्ट के काबिल ही नहीं है कि उसको पढ़ा जाए। अब डायबिटीज एक बीमारी है, इसको कौन पढ़ेगा, सबको पता है एक बीमारी है, तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि उसकी एक रीडेबिलिटी हो, उसको कोई पढ़ना चाहे।
फिर इररेलेवेंट टॉपिक ना हो कि आपकी फील्ड से ही वो इररेलेवेंट है, फिर आपके पेपर में कुछ नया है ही नहीं, ना कोई गैप निकल रहा है, ना आप कोई नई चीज बता रहे हो तो भी रिजेक्ट होगा। और मोस्टली यही रीजन होती है, 70% टाइम्स आपकी रिजेक्शन इसी बेस पे होती है कि आपका पेपर कुछ भी ऑफर नया नहीं कर रहा, ये वही पुरानी नॉलेज है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। फिर फोकस, कि आपका टॉपिक क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, उनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंटरकनेक्टेड हो चीजें, ये नहीं कि एक कोई कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है। मेथोडोलॉजी, अगर रिसर्च आर्टिकल है, मेथोडोलॉजी प्रॉपर बताई हो, अनक्लियर ना हो, अधूरी बातें ना की हो, कौन सा परेटस है, क्या मॉडल है, कब का है, प्रोटोकॉल है तो उससे पहले किसी ने यूज किया है कि नहीं, क्यों यूज किया जा रहा है प्रोटोकॉल, डिटेल में चीजें बताइए, ठीक है। फिर आपके रिजल्ट वीक है, ग्राफ अच्छे नहीं बने हुए, स्टैट का डाटा गलत लगा हुआ है, लगाना कोई और था। अब फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा नॉर्मल ही नहीं था, उस पर लगने थे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, आपने लगा दिए पैरामेट्रिक टेस्ट, तो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या होता है, मैंने फिर आपको कहा था एसपीएसएस का कोर्स ले लें, आप उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने इवन ग्राफ पैड भी सिखाया हुआ है उसके अंदर। तो आपके टेस्ट लगने कौन से हैं, किस स्टडी डिजाइन पे कौन सा टेस्ट लगेगा, किस तरह पे आपके टेस्ट सेम सब्जेक्ट पे कौन से लगेंगे, कोहॉर्ट और आरसीटी है तो आरसीटी के अंदर भी दो तरह के टेस्ट लगते हैं, वो कौन से लगेंगे, पैरामेट्रिक लगेंगे, नॉन पैरामेट्रिक लगेंगे, ये वो चीजें जो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ोगे। एसपीएसएस का कोर्स मैंने बता दिया, कल लास्ट डेट है, अगर कोई लेना चाहता है तो कल तक करवा दे, बिकॉज परसों से हमने एक और कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर ली थी, तो कल उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई लेना चाहता है तो कल तक ले ले, टीम वालों ने कहा। तो अगर आप लेना चाहते हो कल तक लेना, उसके बाद मुझे ना कहना कि सर हमने लेना था और भी हमसे रह गया, ये हो गया, ठीक है। अगर लेना चाहते हो तो कल तक कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, या वो फॉर्म आपको दिया उसको फिल कर देना। फिर आपका अनक्लियर ना हो, डाटा अनफोकस ना हो, ये सारी बातें अभी हम पढ़ चुके हैं, वही बातें यहाँ पे उसने दोबारा की हुई हैं, ठीक है। ये वही बात है, डिजाइन आपका स्टडी डिजाइन था कुछ और, लिखा कुछ और, उस पर टेस्ट कुछ और लगा दिया, सैंपल नंबर आपसे सही फाइंड नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं था कैसे फाइंड करना है, जो आपने फाइंडिंग्स आई है। अब देखो आप स्टैट का टेस्ट लगाना तो सीख गए, आपको पता है कि स्टैट का टेस्ट लगाते कैसे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि अब टेस्ट तो लगा लिया, रिजल्ट्स तो आ गए, अब रिजल्ट्स को कैसे लिखना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो कहना क्या चाह रहा है रिजल्ट, डाटा के नॉर्मल होने से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगी कि स्टैंडर्ड एरर लगेगा, ये सारी चीजें जहां पर आप फंसते हो जाके, इस वजह से भी रिजेक्शन होती है। ये है वो जो मैं आपको चीज कह रहा था, ठीक है। अच्छा मैं ये आपको आर्टिकल खुद ही भेज दूंगा, बेशक डाउनलोड ना करना। देखो यहाँ पर इस जगह देखना है आपने, ठीक है। टाइटल का स्टाइल क्या है जी, शॉर्ट और सिंपल, 7 से 10 वर्ड का हो, ठीक है। ये टाइटल आपको पढ़ा चुका हूँ। एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में, ठीक है। पैसिव वॉइस यूज हुई हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ज्यादा प्रेफरेबल है, इसका मतलब है प्रेफरेबल होना, ठीक है, कि आप एक्टिव भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पैसिव में बात करो तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है। फिर एब्स्ट्रैक्ट में कोई साइटेशन नहीं होती, कोई टेबल नहीं होता। इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल टेंस में भी बात कर सकते हो, और अगर किसी पुरानी नॉलेज की बात कर रहे हो, किसी और की रिसर्च की बात कर रहे हो तो उसको पास्ट में लिखोगे। मेथोडोलॉजी क्योंकि आप कर चुके हो तो पास्ट टेंस में आएगी, लेकिन मेथोडोलॉजी में कभी भी पैसिव वॉइस यूज नहीं करनी, एक्टिव वॉइस यूज करनी है, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब है मैं अगर कह रहा हूँ कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। तो ये गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं। चलो मैं अभी आ ही गया बता रहा हूँ, इंग्लिश का कोर्स हो रहा है इन जस्ट 800 रुपीज, उसमें ये आपको टेंसेज, अगर किसी की वीक है इंग्लिश, ठीक है, किसी को ग्रामेटिकल टेंसेज, ये आपकी एक्टिव पैसिव नरेशंस, अगर किसी को वीक है तो वो इंग्लिश का कोर्स लेना चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले, मैं मगना उसको, वो पढ़ा रही है कोर्स, ठीक है। 800 रुपीज के अंदर है, 10 तारीख तक रजिस्टर करने पे वो 800 है, उसके बाद उसकी फीस ज्यादा है, 1000 रुपये है शायद। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड तो ले सकता है। खैर, करेक्ट एंड इंटेंशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल्स को छोड़ के मैं आपको बताया मैं ये, ठीक है। रिजल्ट्स भी पास्ट में होते हैं, टेबल और ग्राफ बताने, ये भी आपको पता है। कंक्लूजन सिंपल और प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, लेकिन अगर किसी पुरानी बात कर रहे हो तो वो पास्ट में होगी। तो आप सिंपल टेंस कहाँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, वरना ऑलमोस्ट हर जगह पास्ट टेंस यूज हो रहा है। अलाउ साइंटिफिक स्पेकुलेशंस, लाइक क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी रेफरेंस अकॉर्डिंग टू जनरल होता है। तो ये वाली चीजें हैं जो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, बाकी इसमें आई डोंट थिंक इतना को काम का है, ये आपको सारा मैं पढ़ा चुका हूँ चीजें, ठीक है। टेल अ स्टोरी, बी योरसेल्फ, सिंपल हो, सिंपल बात की हो, ठीक है, जो लिखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, ठीक है। हाँ, फिर इस तरह लिखना है, द स्टडी कंक्लूडेड वी, ये मे बी, इट कैन बी, इस तरह के लफ्ज कभी भी नहीं लिखते होते, ठीक है। और इसमें कोई इतना डोंट थिंक सो कुछ खास है, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, मुझे याद करवा देना, ठीक है, तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो इट वाज ऑल अबाउट ये चीजें। अच्छा, पेपर को रीड कैसे किया जाए, ये एक बहुत क्वेश्चन आता है कि सर पेपर को रीड करना है तो रीड कैसे करें। देखो, रीड जब भी करना है, सबसे पहले आपने पेपर खोला, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, आपको पता लग जाएगा पेपर है किस बारे में।
फिर डायरेक्टली उसके कंक्लूजन पे चले जाओ, कंक्लूजन से आपको पता लग जाएगा एटलीस्ट, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट में भी कंक्लूजन होगा एक लाइन का, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन उसने लिखा होगा वो जरा डिटेल में होगा, आपको और पता लग जाएगा कि अच्छा इसने फाइनलाइज क्या फाइनल किया है इसने। ये आपका होता है पहला गो, फर्स्ट गो। फर्स्ट गो में आपने यही पढ़ना है, आपको नॉर्मली इसी के अंदर से चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप स्टडी डिजाइन वगैरह ढूंढ रहे हो, मेथोडोलॉजी के बारे में लिखना है, फिर आपको दूसरा स्टेज क्या है, पहले आपने ये पढ़ लिया, दूसरा ये टॉपिक के बारे में अगर नो हाउ नहीं है तो उस टॉपिक का, उस पेपर का इंट्रोडक्शन पढ़ो, आपको टॉपिक के बारे में नो हाउ हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा गो है। इंट्रोडक्शन के साथ मेथोडोलॉजी की सिर्फ हेडिंग्स पढ़ो कि मेथोडोलॉजी की ये हेडिंग है, इस हेडिंग में ये हुआ, इस हेडिंग में ये हुआ, इस हेडिंग में ये, आपको पता लग जाएगा मेथोडोलॉजी में काम क्या क्या हुआ, डिटेल में नहीं गया। ये होता है सेकंड गो। थर्ड गो क्या होता है कि आपने रिजल्ट्स जो आए होते हैं ना, अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है, आपको लगता है इसमें से और डाटा मुझे चाहिए, आर्टिकल अच्छा है और डाटा मैं ढूंढ सकता हूँ, इसे निकाल सकता हूँ, तो रिजल्ट्स में जो डायग्राम बनी होती हैं, जो टेबल बने होते हैं, उनके नीचे जो कैप्शन लिखी होती हैं वो पढ़ो कि वो डायग्राम क्या कहना चाह रही है, वो टेबल क्या कहना चाह रहे हैं, वहां से आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये होता है थर्ड गो। और फोर्थ गो क्या होता है कि पूरा आर्टिकल सॉरी पूरा आर्टिकल पढ़। तो ये आर्टिकल के 4 गो हैं जिसके अंदर ये पढ़ा जाता है। अब हम चलते हैं जरा सर्चिंग टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है? एनी क्वेश्चन? आज तादाद आपकी और थोड़ी है, 50% लोग सिर्फ ले रहे हैं। मैंने पहले दिन से बताया अटेंडेंस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपका सर्टिफिकेट का इशू हुआ अटेंडेंस पेज पे तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। कैन वी अप्लाई फॉर एसपीएसएस कोर्स आफ्टर अगस्त एट डिस्काउंटेड प्राइस? वी हैव बिजी शेड्यूल नाउअडेज। सॉरी डॉक्टर नासिर, आई कैन नॉट से कि हाँ ये हो सकता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये सिर्फ मैंने कह के करवाया है। मैंने मतलब जो अपनी जैसे कंपनी की फीस है ना 3000 फॉर डॉक्टर्स और 2500 फॉर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने इसमें से 1000 या 1500 रुपया अपनी फीस से कम किया है। ठीक है, कंपनी को उसके पैसे पूरे ही जाते हैं, तो मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर अपनी फीस जो है 50% खत्म कर दी थी कि जो रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं उनके लिए डिस्काउंट हो जाएगा ज्यादा। पहले मैंने खत्म की, उन्होंने कहा 2000 रुपये, मुझे लगा वो भी ज्यादा है, फिर मैंने और अपनी फीस कम कर दी कि नहीं मुझे आधी फीस इसमें से मिल जाए, बेशक खैर है, लेकिन वो बच्चे देख लें एटलीस्ट, कोर्स समझ लें। तो मैं सिर्फ उसमें अपनी फीस का 50 जो है ना वो 50% ले रहा हूँ, तो इसलिए वो डिस्काउंटेड हुआ है। लेकिन अगस्त के बाद, क्योंकि अगस्त में इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ठीक है, और उसकी या मे भी सितंबर तक, तो उसके बाद या तो ये कोर्स दोबारा होगा तो वो फुल फी पे होगा, या अगर हुआ भी तो ये फिर पूरे पैसों पे ही होगा, ये डिस्काउंटेड रेट्स पे, इस रेट पे नहीं आपको मिलेगा, ये 1500 में नहीं आपको मिलेगा, ये मिनिमम 2500 के अंदर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो वो फिर आप तब आपको लेना पड़ेगा। ओके, लास्ट लाइन रिपीट कर दें, मैंने खुद भूल गया मैंने लास्ट लाइन क्या कहा था। लास्ट लाइन ये फर्स्ट गो सेकंड गो कहा था कि सबसे एंड पे फिर ये होता है कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अभी तक आई थिंक एक स्टूडेंट है जिन्होंने शायद अभी तक रजिस्टर किया है एसपीएसएस के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फीमेल है स्टूडेंट। ओके, देखिए अगर आपने कुछ सर्च करना है तो अब कैसे सर्च करोगे? अब हम सर्चिंग टेक्निक्स पे आ गए। आपने कोई ड्रामा सर्च करना है, कैसे सर्च करोगे बताएं जरा? ड्रामा कैसे सर्च, आपने कोई ड्रामा सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करोगे उस ड्रामे को? क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो आप लगा के ड्रामे को सर्च कर सकते हो? जी, यूट्यूब पे तो करेंगे, लिखेंगे क्या सर्च करते हुए? नेम लिखेंगे, किसका किसका नेम लिखेंगे आप लोग? ड्रामे का। अच्छा, ड्रामे का नाम ना आता हुआ फिर क्या करेंगे? ड्रामे का आपको पता है लेकिन उसका नाम नहीं पता, फिर कोई सीन को लिख तो नहीं सकते ना आप? मतलब ड्रामा आपको पता है, हीरो पता है, हीरोइन पता है, विलन पता है, क्या लिखेंगे आप? एक्टर के नेम लिखेंगे, गुड। अब आपको एक्टर के नेम भी नहीं पता, अब आपको एक्टर के नेम भी नहीं पता, ड्रामे का नाम भी नहीं पता, आपने देखा हुआ है, प्रोड्यूसर का नाम लिख देंगे। ठीक है, ओके। और सॉफ्टवेयर कौन से होने चाहिए इश्तियाक? एसपीएसएस के नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टर नेम बिल्कुल, चैनल का नेम बिल्कुल, देखें आपके पास ये डिफरेंट सोर्सेज है जिनका नाम आप लिख के उस तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आपने जब डाटा सर्च करना होता है आप क्या करते हो? या तो आपके पास आपका टाइटल पता है आपको कि मेरा ये टॉपिक है जिस पर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, उस टॉपिक के वर्ड्स आप लिख के सर्च करोगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप वर्ड्स लिख के सर्च नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो दूसरे तरीके के अंदर, आप उसमें जर्नल का नाम लिख के सर्च कर रहे हो, आपको जर्नल का नाम नहीं पता,
आपने अगर बुक का नाम पता है वो सर्च कर रहे हो, आपको वो नहीं पता, आप किसी ऑथर के नाम से सर्च कर सकते हो, सुपरवाइजर का नाम लिख के उसके आर्टिकल निकाल सकते हो। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको लिख के हम उस चीज तक पहुंच जाते हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं। चाहे वो एक्टर का नाम है, चाहे वो डायरेक्टर का नाम है, चाहे वो प्रोड्यूसर का नाम है, चाहे ड्रामे का नाम है। लेकिन मोस्टली हम इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट सर्चिंग। कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आपने किस चीज तक जाना है, तो आप डिफरेंट वर्ड्स को अलाइन करते हो और उनको डालते हो डाटा, और डाटाबेस आपको वर्ड्स निकाल के देता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स काम क्या करते हैं बेसिकली? एक तो वो आपको हेल्प करते हैं आपके डाटा तक पहुंचने के लिए, सर्च इंजन को ये हेल्प करते हैं कि वो आप तक अपना आपका डाटा निकाल के दिखा सके। अच्छा सर्च इंजन कौन सा होता है जो आप तक आपका डाटा निकाल के दिखाता है? जैसे गूगल को हम सबसे अच्छा सर्च इंजन कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका डाटा आप तक निकाल के दिखा रहा है। इसी तरह से दूसरे रिसर्चर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका उनको आपको क्या हेल्प मिलती है कि दूसरे रिसर्चर्स के काम तक आप पहुंच पाते हो। ठीक है, तो दूसरे आपने डाटा सर्च किया, आप दूसरे रिसर्चर्स के काम तक पहुंच गए। दूसरे रिसर्चर्स डाटा सर्च कर रहे हैं, वो आपके काम तक पहुंच गए, तो ये कीवर्ड हेल्प करता है। ठीक है, ये कीवर्ड की हेल्प। कीवर्ड कैसे होने चाहिए? रेलेवेंट टू योर फील्ड, ऑब्वियस सी बात है, जो आप टॉपिक कर रहे हैं उससे रेलेवेंट होना चाहिए। इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप कीवर्ड इजीली एक्सेसिबल क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब ऐसा कीवर्ड सोच लिखो या सोचो जो नॉर्मली, जैसे अगर आपने ब्लड कैंसर लिखना है, ठीक है, या सिंपल चलो आपने रेड ब्लड सेल लिखना है, रेड ब्लड सेल लिखोगे शायद आपके सामने जल्दी ज्यादा टॉपिक्स आ जाएंगे एज कंपेयर टू अगर आप इरिथ्रोसाइट्स लिखोगे। अगर दो वर्ड्स है सेम चीज के, इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल, आपने रेड ब्लड सेल लिखा तो ज्यादा चांसेस है आर्टिकल ज्यादा नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग यही वर्ड यूज करेंगे। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग वर्ड? स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या होता है? जो ज्यादा यूज हो रहा हो एज कंपेयर टू जो कम यूज हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एज कंपेयर टू ज्यादा बोल रहा हूँ, कंपेयरिंग टू कम बोल रहा हूँ, तो ऐसे वर्ड जो ज्यादा यूज में आते हैं उनका लिखना होता है कीवर्ड्स में। वो स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, जनरल, मतलब आप ओवरऑल कोई जनरल वर्ड नहीं लिखोगे। आप नॉर्मली कीवर्ड सर्च करते हो तो आप स्पेसिफिक जो आपका टॉपिक है उससे मुताल्लिक सर्च करते हो। अच्छा, ये नीचे आ जाए फौरन, ये देखिए टाइटल लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन हेमेटोकेमिकल प्रोफाइल ऑफ चोलिस्तानी लाइवस्टॉक फ्रॉम पाकिस्तान। दो कीवर्ड्स दिए हुए इसके नीचे। ऊपर वाला कीवर्ड, अगर आप इसके लिए कीवर्ड चूज करते तो ऊपर वाले चूज करते हैं या नीचे वाले करते हैं? अपर या लोअर? जल्दी से मुझे देख के बताएं, अपर या लोअर, आप कौन सा कीवर्ड चूज करते? अपर चूज करते या लोअर चूज करते? जल्दी से बताएं। ओके ओके ओके, अपर 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 अपर, सारे अपर वाले हैं। ओके, डॉक्टर नासिर कह रहे हैं लोअर। ओके, देखो आंखें खोल के पढ़ो। अच्छा, ये लाइन जरा पढ़ो, क्या लिखी हुई है? ये चौथी लाइन क्या लिखी है? गौर से पढ़ो। पढ़ ली? क्या लिखी हुई है? बी डिफरेंट फ्रॉम दोज वर्ड्स प्रेजेंट इन योर टाइटल। जो वर्ड्स आपके टाइटल में लिखे हैं उनसे डिफरेंट यूज करने हैं। क्यों उनसे डिफरेंट यूज करने हैं? मैंने ये चीज क्यों लिखी है? क्या कोई बता सकता है कि मैंने ये क्यों लिखी है? कि वो डिफरेंट होने चाहिए। वाई? क्या होता है इससे? जी, क्रिएट योर ओन कीवर्ड। नहीं नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ। जैसे मैंने बताया था, आपने टाइटल के वर्ड्स अपने पहले पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में आप यूज करोगे ताकि आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो जाए। तो हम कीवर्ड में डिफरेंट वर्ड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि देखो जो टाइटल में वर्ड है वो तो टाइटल में पहले ही यूज हो गया है, आपने इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ में भी यूज कर ली है। अगर कोई वो वर्ड गूगल पे लिखेगा तो आपके आर्टिकल के आने के चांसेस तो पहले ही ज्यादा है। लेकिन अगर आपके कीवर्ड्स में उससे मिलता जुलता, उसका सिनोनिम या उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड आप लिखोगे तो वो भी कोई लिखेगा तो वो आपके कीवर्ड तक, वो आपके आर्टिकल तक पहुंच जाएगा।
मतलब अगर किसी ने हीमेटोकेमिकल प्रोफाइल लिखा तो वो तो आपके आर्टिकल तक पहुंचेगा ही, क्योंकि आपके टाइटल में भी ये चीज मौजूद है, आपके इंट्रोडक्शन में भी ये चीज मौजूद है। लेकिन जब कोई ब्लड प्रोफाइलिंग लिखेगा वो तब भी आपके आर्टिकल पे पहुंच जाएगा, बेशक आपके आर्टिकल में ये वर्ड यूज नहीं हुआ लेकिन आपके कीवर्ड्स में ये वर्ड यूज हुआ है। समझ आई बात? तो इस वजह से ट्राई किया करें। कुछ चीजें होती हैं जो नहीं बदल सकती, जैसे पीसीआर को पीसीआर लिखोगे, कैंसर को कैंसर लिखोगे, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका सिनोनिम निकल आए, ताकि कोई उन वर्ड्स को भी सर्च करे, तो चाहे वो आपके टाइटल या इंट्रोडक्शन में नहीं मौजूद, लेकिन क्योंकि वो आपके कीवर्ड में मौजूद है तो ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल भी सामने आ जाएगा। यस और नो? समझ आई कि नहीं? जल्दी से बता दे, यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। कैंसर का ट्यूमर, लेकिन ट्यूमर एक स्पेसिफिक कैंसर होता है, कैंसर एक बड़ी जनरलाइज्ड टर्म है, ट्यूमर उसकी एक टाइप है, कैंसर का ट्यूमर सिनोनिम नहीं बनता। यहाँ पे लिखा है किसी ने नो। देखो, अगर आपके टाइटल में लिखा है बिरयानी, आपके इंट्रोडक्शन में लिखा है बिरयानी, कोई बिरयानी सर्च करेगा तो आपका आर्टिकल तो आएगा सामने। लेकिन अगर आपने कीवर्ड में भी बिरयानी लिख दिया फिर भी कोई बात है। लेकिन अगर आप कीवर्ड में लिख देते हो चावल, आप कीवर्ड में लिख देते हो राइस, आप कीवर्ड में लिख देते हो पुलाव, तो जब कोई पुलाव, राइस या चावल सर्च करेगा तो बेशक आपके टाइटल या इंट्रोडक्शन या कहीं भी राइस, चावल या पुलाव नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि आपने कीवर्ड में वो लिखा हुआ था तो आपका आर्टिकल फिर भी सामने आ जाएगा। यानी बिरयानी लिखने से तो आना ही आना था, क्योंकि वो पहली टाइटल में मौजूद है वर्ड। लेकिन जब आप डिफरेंट वर्ड यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली यहां भी आ जाता है। जी, कीवर्ड अलग से लिखने होते हैं। जब आप आर्टिकल सबमिट करवाते हो तो आपका टाइटल अलग जाता है, आपकी बाकी आर्टिकल अलग सबमिट होता है, और कीवर्ड जो है वो अलग से सबमिट होते हैं। 3 से 5 वर्ड्स, कई दफा 8 वर्ड्स, कई दफा 10 वर्ड्स तक। हर जर्नल का अपना एक रूल होता है। समझ आ गई? चलो हम आगे चलते हैं। डेटा सर्च करने के बहुत सारे वेज हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। मैं जरा जल्दी जल्दी करता हूं ताकि हम जल्दी जल्दी, आज का लेक्चर तो लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह। फॉर्मल वेज क्या है? यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चले गए, वहां से ढूंढ लिया, इंटरनेट से ढूंढ लिया, स्पेशल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एनसीओसी की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, वहां जाके सर्च कर लिया डाटा। इनफॉर्मल वे क्या है? यानी दोस्ताना वे क्या है कि दोस्तों से चीजें मांग ली, ठीक है, आपने किसी ऑथर से उसका डाटा ले लिया, अपने फ्रेंड से कहा यार तुम भी मेरे इस तरह के टॉपिक पे काम कर रहे हो, जरा मुझे दिखा दो क्या क्या काम हुआ है। तो ये सारे इनफॉर्मल वेज होते हैं आपके डाटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। अब बिब्लियो, अच्छा कल लास्ट क्लास है जी, कल लास्ट क्लास है। बिब्लियोग्राफिक एड्स क्या होती है? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? व्हाट आर द बिब्लियोग्राफिक एड्स? कैन एनीवन टेल मी? जी, बल्कि अगर आज हमारी जल्दी क्लास खत्म हो गई मैं पूछूंगा, अगर आपका मूड हुआ तो हम कल वाली क्लास आज भी वैसे ले सकते हैं। जी जल्दी से बताएं, व्हाट आर द बिब्लियोग्राफिक एड्स, या बिब्लियोग्राफी क्या होती है? चलो यही बता दो, कुछ भी पता हो आपको, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? All searches either cited or not? No. It is list of the articles you accessed? No. You accessed? No. काफी हद तक आप लोग सही जा रहे हो। रेफरिंग? नो। इट कंटेन्स ऑल रेफरेंसेस? नो। चलो काफी हद तक सही है। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन चाह रहा हूँ, बात आपकी ठीक है सबकी घुमा फिरा के। ब्रैकेट में रेफरेंस, देखो बिब्लियोग्राफी कहते हैं एक इंफॉर्मेशन जो कहीं भी सेव है, उसका कोई डाटा कहीं भी सेव है, उसकी इंफॉर्मेशन कि वो किसने लिखा, कब लिखा गया, ठीक है, किस ईयर में, यानी किस जगह पर पब्लिश है, ठीक है, उसका उस जगह जहां पब्लिश है उसकी भी, उसकी क्या सोर्स है, इशू नंबर क्या है, वॉल्यूम नंबर क्या है। रेफरेंस इसको आप कहते हैं, रेफरिंग नहीं होता, रेफरेंस होता है। तो इसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफिक एड्स क्या होती हैं? वो चीजें जो आपको हेल्प करती हैं उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये गूगल पे जाकर सर्च कर रहा है कोई कि इसमें लिखा हुआ है कुछ व्यू ऑल डिस्क्रिप्शन, खैर इसने भी मैसेज पेस्ट किया, आई डोंट नो ये कौन है, डॉक्टर हिना। तो खैर, तो बिब्लियोग्राफिक एड का मतलब कोई जर्नल भी हो सकता है जहां से आप डाटा उठा रहे हो, कोई वेबसाइट भी हो सकती है जहां से आप डाटा उठा रहे हो, कोई शख्स भी हो सकता है जिससे आपने उसके आर्टिकल मांगे हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिस इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स है, वो बिब्लियोग्राफिक एड कहलाते हैं। साइंटिफिक राइटिंग के अंदर हम बिब्लियोग्राफिक एड्स कहते हैं ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसे जर्नल्स को जहां से हम अपने आर्टिकल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ फेमस पब्लिशर
साइंस डायरेक्ट, वेब ऑफ साइंस, एल्सेवियर, नेचर, या कुछ वेबसाइट जैसे पबमेड, ये वेबसाइट्स भी है सारी बाकी, ठीक है, ये आपने एक आदत देख भी ली है। क्लैरिवेट वही है जहां से आपने वो जर्नल एमजीआर क्लैरिवेट जर्नल की लिस्ट देखी थी। वेब ऑफ साइंस जिसका एंड नोट है, जिसके हमने वेबसाइट को जहां से हमने जर्नल फाइंड किया था, ठीक है। बाकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, जहां से आप आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। पबमेड से आर्टिकल बड़े अच्छे क्वालिटी के डाउनलोड होते हैं, ठीक है। इनको हम आज देखेंगे दोनों। सर्च करने के डिफरेंट तरीके हैं, मैं जल्दी से इनको करता हूं, फौरन हम सर्चिंग की तरफ जाते हैं। बूलियन ऑपरेटर, एंड और नॉट। गूगल के ऊपर पहले ये बहुत काम करते थे, आजकल ये काम करना बंद हो गए। लिंक्डइन के ऊपर अभी भी काफी हद तक ये काम करते हैं। ये क्या है, दो वर्ड्स के दरमियान एंड लगा दो, जैसे पॉवर्टी एंड क्राइम। जब आप दो वर्ड्स के दरमियान एंड लगाएंगे, ये आपको हर वो वेबसाइट, हर वो आर्टिकल दिखाएगा जिनमें ये दो वर्ड्स, दोनों वर्ड्स लिखे गए हैं। मतलब ये आपके सामने हर वो वेबसाइट लेकर आएगा, या वो हर वो आर्टिकल लेके आएगा जिसमें दोनों चीजों का जिक्र है। ये नहीं कि जिसमें सिर्फ पॉवर्टी का जिक्र है। अगर आप सिर्फ लिखोगे ना पॉवर्टी क्राइम सर्च पे, तो वो ऐसे आर्टिकल्स भी ले आएगा जिसमें सिर्फ पॉवर्टी का जिक्र है, ऐसे भी जिसमें सिर्फ क्राइम का जिक्र है। लेकिन व्हेन यू पुट एंड कैपिटल में, एंड बिटवीन देम, तो वो हर वो आर्टिकल निकाल के रखता है जिसमें पॉवर्टी का भी जिक्र है और क्राइम का भी जिक्र है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हर वो आर्टिकल या हर वो वेबसाइट निकल के आएगी जिसमें या तो कॉलेज का जिक्र होगा या यूनिवर्सिटी का जिक्र होगा। ऐसे नहीं आएंगे जिसमें दोनों का जिक्र होगा। तीसरा क्या है, कैट्स नॉट डॉग्स। जो पहले वर्ड लिखा हुआ है वो लाजमी होगा, जो नॉट के बाद वर्ड लिखा हुआ है वो नहीं होगा। ऐसा डाटा आपके सामने निकल के आएगा। ये भी हम सर्च में जाकर देखते हैं, प्रैक्टिकली भी इसको करते हैं, ठीक है, डोंट वरी। बट ये गूगल और गूगल स्कॉलर में पहले होता था, आजकल ये खत्म होता जा रहा है, ठीक है। फिर अब फ्रेज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज सर्चिंग। व्हाट इज अ फ्रेज सर्चिंग? जब आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो एक सेंटेंस के आगे पीछे या एक वर्ड के आगे पीछे, जैसे यहाँ एक लाइन लिखी है, टुवर्ड्स अ हेल्थियर स्कॉटलैंड, उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोटेशन बोलते हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स बोलते हैं इनको, जो पूरी लाइन है वो फिर कोटेशन कहलाती है। जब आप एक लाइन लिखकर उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो, तो आपका सर्च इंजन सिर्फ और सिर्फ वो वेबसाइट्स या वो आर्टिकल ढूंढ के लाता है जिनमें एग्जैक्ट यही चीज लिखी है। अगर कहीं पर टुवर्ड्स दी हेल्थियर स्कॉटलैंड लिखा होगा तो वो उसको भी निकाल के नहीं लाएगा, वो सिर्फ उसको निकाल के लाएगा जो एग्जैक्ट यही चीज लिखी होगी, टुवर्ड्स अ हेल्थियर स्कॉटलैंड। ये होती है फ्रेज सर्चिंग। लेकिन अगर आप किसी वर्ड के इर्द गिर्द लगा दो, किसी एक लफ्ज के इर्द गिर्द लगा दो, तो फिर वही आर्टिकल्स ढूंढ के लाएगा जिसमें वो लफ्ज लाजमी लिखा हो। तो इसका ये फायदा होता है फ्रेज सर्चिंग का, कि बेसिकली वो आपको उस स्पेसिफिक लाइन तक या उस स्पेसिफिक वर्ड तक स्पेसिफिक करके आर्टिकल्स निकाल के दे देता है। मैं तकरीर तो नहीं करने लग गया ज्यादा ऊंची, लाउड तो नहीं हो गया ज्यादा? अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड। व्हाट इज ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड? बेसिकली आपने आधा वर्ड लिखा और बाकी आधा वर्ड वो आपको खुद दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रंकेशन। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, आपने आधा वर्ड लिखा, उसके स्पेलिंग गलत थे, तो वो उसमें से उसको करेक्ट करके आपको नीचे दिखा रहा है। ये भी एक सर्च इंजन की एग्जांपल है, ये तो नॉर्मल है, आप सबने देखी होगी। नेक्स्ट वन इज प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग। आपने एक टर्म लिखी, आपने लिखा आसिफ अली जरदारी, खुद शो हो रहा है, नवाज शरीफ खुद शो हो रहा है, इमरान खान खुद शो हो रहा है। आपने एक वर्ड लिखा, वो उससे रिलेटिव वर्ड आपको ढूंढ के साथ दिखा रहा होता है सर्च इंजन, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग, ठीक है। लेकिन हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो फ्रेज सर्च यूज करते हैं। These are some general search engines जहां आप जनरल डाटा फाइंड करते हैं, गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, फास्ट, एमएसएन, लाइकॉस, एक्साइट। बट कुछ स्पेसिफिकली सर्च इंजन हैं जो स्कॉलरली सर्च इंजन कहलाते हैं, जहां पे आप स्पेसिफिकली जाके साइंटिफिक डाटा फाइंड करते हो, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स सच एज गूगल स्कॉलर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट। लेकिन इसमें भी मोस्टली हम दो यूज करते हैं, गूगल स्कॉलर एंड पबमेड। पबमेड में बहुत स्पेसिफिक जर्नल्स होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के जर्नल्स होते हैं, तो उसमें बड़ा आपको स्पेसिफिक डाटा मिलता है।
गूगल स्कॉलर में हर तरह का डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, इवन फेक जर्नल्स का भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उनसे बचना कैसे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो दीज आर द सर्च इंजन्स। तो अभी हम जाके जरा इन सर्च इंजन्स को देखते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रैंकली बताओ, जब तक मैं सर्च कर रहा हूँ, ये जो मैं इतना लाउड हो जाता हूँ कभी कभी या आहिस्ता बोलने लग जाता हूँ, आप लोग अनाहित नहीं होते इस चीज से? मेरी असल में मैं बचपन से डिबेट्स वगैरह करता आ रहा हूँ, तो मेरी आदत हो गई है इस तरह बोलना, ये सेशंस दे के मोटिवेशनल और बहुत सारे ना, तो मेरी आदत हो गई है। मेरे बोलने का स्टाइल में, पढ़ाने में मेरा यही स्टाइल आ गया। कभी ऊंचा हो जाता हूँ, कभी बिल्कुल धीमा हो जाता हूँ। ओके, अब ये देखें, हमने यहाँ पर आए, ठीक है, हम यहाँ पे डाटा सर्च किया, मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया टाइप 1 डायबिटीज। अब जब मैंने टाइप 1 डायबिटीज लिखा तो यहाँ पर वो रेंडमली मुझे आर्टिकल्स निकाल के दिखा रहा है। कितने जी? 34,40,000 रिजल्ट्स इन जस्ट 0.19 सेकेंड्स। उसने सिर्फ मुझे 0.19 सेकेंड्स के अंदर 34 लाख आर्टिकल्स निकाल के दिखा दिए जो इस चीज के ऊपर थे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं यार, ये तो बड़े पुराने आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, 2006 का भी मौजूद है। अच्छा देखो यहाँ पर होता क्या है, ये टाइटल है, ये ऑथर्स के नेम लिखे हैं, ये जर्नल का नाम लिखा है ये वाला, ये ईयर लिखा है कब पब्लिश हुआ, ये पब्लिशर लिखा है कि किस पब्लिशर ने पब्लिश किया, यहाँ या तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट की या फिर उसकी इंट्रोडक्शन की लाइंस है। ठीक है, खासतौर पे मोस्टली इंट्रोडक्शन की होती है, लेकिन जिनका इंट्रोडक्शन नहीं होता उनकी एब्स्ट्रैक्ट की भी होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। फिर यहाँ कुछ ये नीचे चीजें हैं, ठीक है, इन पे हम वन बाय वन एंड पे जाते हैं। पहले मैं आपको जरा ये दिखा दूं, यहाँ पर है ईयर वाइज सर्चिंग। ईयर वाइज, एक तो अगर आप स्पेसिफिकली रिव्यू आर्टिकल डाउनलोड करना चाहते हो तो ये रिव्यू आर्टिकल्स पे आप क्लिक कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिव्यू आर्टिकल्स नजर आएंगे। लेकिन ये अभी बिल्कुल नया नया ऐड हुआ है, 2वां पहले ऑप्शन ऐड हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा ना अच्छा ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है, फिर अगर आप ईयर वाइज सर्च करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप 2018 पे क्लिक करते हो तो पिछले 5 साल के वो सिर्फ आर्टिकल्स आपको निकाल के दिखा देगा, 2018 ऑनवर्ड्स दिखा देगा। 2021 पे क्लिक करते हो 2021 ऑनवर्ड्स वो आर्टिकल दिखा देगा। 2022 पे क्लिक करते हो तो 2022 ऑनवर्ड्स आर्टिकल आपको निकाल के दिखा देगा। ठीक है, तो जिस ईयर पे आप क्लिक करोगे वो उस ईयर से आगे का आर्टिकल आपको निकाल के दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने कस्टम सर्च करनी है, आपने किया कस्टम रेंज पे क्लिक, आप कह रहे हो कि मैं 1986 से लेके 2001 तक सर्च करना चाह रहा हूं, तो यहाँ कस्टम रेंज डाल दो अपनी और सर्च पे क्लिक कर दो। जैसा कि मैंने आपको कहा, ट्राई करो पहले 5 साल का डाटा सर्च करने में, तो नॉर्मली 2018 पे क्लिक कर दिया करो ताकि 5 साल का डाटा आ जाए। 10 साल का डाटा जाना है तो यहाँ पर आप सर्चिंग से पहले यहाँ पर ईयर्स डाल दो कि 2011 से लेके 2022 तक का मुझे डाटा चाहिए, कि 10-11 साल का डाटा सिर्फ शो हो। फिर आप जो भी सर्च करोगे आपको पिछले 10 से 11 साल का डाटा शो होगा, आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि हो ये बहुत पुराना आर्टिकल ना को मेरे सामने आ जाए। ठीक है, या पहले सिर्फ 5 साल तक रहना 2018 पे जैसे ले जाओ, उससे स्पेसिफिक रहना 1 साल तक रहना 2021 पे क्लिक कर दो, सिर्फ इस साल के आर्टिकल इस टॉपिक पे चाहिए 2022 पे क्लिक कर दो, फिर भी 50,000 के करीब आर्टिकल्स आ गए। तो इस तरह आप ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो। ये तो हो गई आपकी ईयर वाइज सर्चिंग। फिर हमने देखना था फ्रेज सर्चिंग। अब मैं यहां अगर लिखूं, मैं लिखूं स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये मैंने लिखा और मैंने ये सर्च कर दिया, मेरे सामने देखो कितने आर्टिकल आ गए, 20,10,000। लेकिन अगर मैं यहां पे लंग कैंसर के इर्द गिर्द, ओहो, लंग कैंसर के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास डाल दूं, कोटेशन मार्क्स जिसको हम कहते हैं, और मैं फिर सर्च करूं, तो ये मुझे वो आर्टिकल लाजमी निकाल के दिखाएगा जिसमें लंग कैंसर का जिक्र है। अब सिर्फ यहाँ लंग कैंसर के आर्टिकल है, हो सकता है पहले इसने कोई कोलोरेक्टल का भी निकाल दिया होता, कोई और भी, लेकिन अब सिर्फ यहाँ लंग कैंसर के आर्टिकल्स है। और मैं अगर इस कोटेशन मार्क्स को यहाँ से डिलीट करके स्टार्ट पे लगा दूं, इस पूरी लाइन को मैं अगर कोटेशन मार्क्स में ले आऊं, तो अब मुझे ये सिर्फ वो आर्टिकल निकाल के दिखाएगा, टोटल 70 रह गए हैं।
मतलब अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ 70 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्ट यही लाइन यूज हुई है। स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब ये सिर्फ और सिर्फ वही आर्टिकल निकाल के दिखा रहा है जिसमें एग्जैक्ट यही लाइन यूज हुई। तो दिस इज हाउ यू डू फ्रेज सर्चिंग। इसका फायदा कहां पर होता है? कई दफा आप जब डाटा सर्च कर रहे होते हो ना, तो आपको डाटा, मैंने ये लंग कैंसर लिखा है तो क्योंकि सबको पता है स्मोकिंग का लंग कैंसर ताल्लुक है, स्मोकिंग का आना ही लंग कैंसर था। लेकिन जब आप कोई जीन सर्च कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक और कोई चीज सर्च कर रहे हो, कोई ड्रग सर्च कर रहे हो, तो उसका कैंसर के अलावा और भी चीजों में आर्टिकल आने लग जाते हैं। तो जब उसमें आप स्पेसिफिकली इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो ना अपनी डिजीज पे या अपनी किसी भी एक चीज पे, चाहे मेथोडोलॉजी पे इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, ताकि या उस जीन के नाम पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, या उस प्रोटीन के नाम पे लगा दो, या जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है उसके नाम पे लगा दो, तो वो सिर्फ वही आर्टिकल सामने रखता है जिसमें वो स्पेसिफिक चीजें होती हैं। इवन आप दो जगह पे इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हो, आपने लंग कैंसर पे भी लगा दिया, आपने स्मोकिंग पे भी लगा दिया। ये ले, अब ये दो इन्वर्टेड कॉमास हो गए। अब वो आपको वही आर्टिकल निकाल के दिखाएगा जिसमें ये दोनों है। अब ये दरमियान वाली चीज हो गई इररेलेवेंट, अब ये वाली चीज इररेलेवेंट हो चुकी है। अब वो सिर्फ आपको स्मोकिंग और लंग कैंसर के ही निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज भी है दरमियान में, वो इसको भी सर्च कर रहा है। देखो जैसे कॉज का लफ्ज यहाँ सर्च कर लिया, यहाँ कर लिया, लेकिन उसका मेन फोकस अब क्या है कि उसने वो फाइंड करने हैं जहां लंग कैंसर और स्मोकिंग हो। तो अगर इसको आपको ये फ्रेज नहीं भी लगाना आता ना, ये तीन नुक्ते यहाँ पर डंडियां से लगी हैं, इसको मैं कहता हूँ ये ऑप्शंस होते हैं, इस पर क्लिक करो, एडवांस सर्च पे क्लिक करो। जैसे एडवांस सर्च पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने खुल जाता है, आप यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, कि एग्जैक्ट फ्रेज कौन सी सर्च होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लंग कैंसर है, यहाँ पे आप स्मोकिंग डाल दो तो स्मोकिंग वाला होगा, विद एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड, कि ये वर्ड तो लाजमी होना चाहिए, विदाउट द वर्ड ये वर्ड नहीं होना चाहिए। तो अब आप बुलियन ऑपरेटर यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कह दूं यहाँ लंग लंग नहीं होना चाहिए, और मैं यहाँ से कैंसर हटा दूं, ठीक है, यहाँ मैंने लंग लगा दिया कि लंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लंग्स लंग कैंसर ही होता है बेसिकली। ठीक है, अब मैंने यहाँ सर्च कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब कहीं भी लंग्स नहीं नजर आ रहा आपको, आपको सिर्फ वही आर्टिकल ब्रेस्ट कैंसर पे नजर आ गया है, ये कैंसर पे आ गया है, सिंपल कैंसर पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर लंग कोलोरेक्टल कैंसर आ गया है, लंग्स कैंसर वाले उसने सारे निकाल के खत्म कर दिए, उठा के फेंक दिए साइड पे, कि ये वर्ड ये वाला नहीं आना चाहिए। तो जब कोई बार बार एक ही चीज आपके सामने आई जा रही है, आप उसको चाहते हो इसमें ना आए, तो उसको रिमूव कर दो यहाँ से विदाउट द वर्ड्स मिला के। तो इस तरह से आप सर्चिंग करते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गए कुछ सर्चिंग के तरीके। ये नीचे क्या चीजें मौजूद है? सेव साइट, साइट को तो हम कल देखेंगे। साइट का मतलब होता है कि आप उसकी साइटेशन देते हो एंड नोट वगैरह से, वो हम कल देखेंगे। सेव का क्या मतलब है? सेव पे जब आप क्लिक करते हो उसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो। लाइब्रेरी से क्या मुराद है? आप कहीं भी बैठे हो, आप आर्टिकल स्टडी कर रहे हो, आर्टिकल स्टडी करते हो आपको लगा है कि ये आर्टिकल जो है ना ये मैं बाद में कभी पढ़ूंगा, आपकी ईमेल यहाँ पे लॉगिन है, आप चाहते हो ये आर्टिकल मैं बाद में कभी पढ़ूंगा, तो आप ये सेव पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे वो एक सितारा से घूमेगा, वो आपको कहेगा हाँ ये सेव तो कर लिया, आपको स्पेसिफिक प्ले लिस्ट बनानी है, हम कहते हैं नहीं बनानी, तो वो सेव हो गया। सेव कहाँ पे हुआ है? आप यहाँ गए ये तीन डंडियों पे, जैसे ही गए तो यहाँ माई लाइब्रेरी का ऑप्शन मौजूद है, आप माई लाइब्रेरी पे गए तो यहाँ पर ये आर्टिकल सेव हुए हैं जो आपने सेव किए, तो आप इनको कभी भी बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप इनको बाद में कभी भी रीड कर सकते हो, तो ये आपकी लाइब्रेरी में परमानेंटली सेव हो गए। डिलीट करना है, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करो, ठीक है, वो आपके आर्टिकल्स डिलीट हो जाएंगे आपकी लाइब्रेरी से। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू ऐड सम आर्टिकल्स, आप बाद में पढ़ना चाहो, आपको इंटरेस्टिंग लगे तो यहाँ परमानेंटली आप सेव करके रख सकते हो, आपके नॉर्मली सुपरवाइजर्स ने सेव करके रखे होते हैं। फिर ये तो हो गया आपका लाइब्रेरी का ऑप्शन। फिर यहाँ पर अगर आपने देखना है कि यार आर्टिकल कहीं फेक फूक तो नहीं है, तो देख लो क्या उसकी साइटेशंस आ रही हैं। अगर उसकी साइटेशंस आ रही हैं तो इसका मतलब उसको लोगों ने साइट किया, तो आर्टिकल अच्छा होगा तो साइट किया होगा ना, ऐसे तो नहीं साइट किया होगा ना। तो साइटेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है, यहाँ साइटेड बाय लिखेगा कि इसको इतने लोगों ने साइट किया, मतलब ये किसी फेक जर्नल वगैरह का नहीं है। वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसका पब्लिशर कौन है, इसका जर्नल कौन है, लेकिन बचने के लिए ये भी एक आपके पास चॉइस है कि कई जो फेक जर्नल्स होते हैं ना नॉर्मली उनकी साइटेशंस नहीं होती। ठीक है, फेक जर्नल्स की नॉर्मली साइटेशंस नहीं होती। ठीक है, और होती भी है तो वो तब होती है जब उसका बहुत कोई कॉमन सा रिव्यू लिखा होता है, जैसे कोविड पे रिव्यू लिखते हो तो फेक जर्नल में भी साइटेशन आ जाएगी। फेक में नहीं, न्यू वाले में आ जाएगी, फेक में तो नॉर्मली नहीं आती क्योंकि वो उसको ऑनलाइन पब्लिश ही नहीं करते। जो न्यू जर्नल्स है ना, जो नए नए खुले होते हैं उनमें आ जाती है। ठीक है, इस चीज से बच के रहना है जी। छोटा ही लगता है, ज्यादा लंबा नहीं है। फिर ये हो गया सेव का ऑप्शन बता दिया। साइट का हम कल देखेंगे, साइटेड बाय रिलेटेड आर्टिकल्स। मैंने कहा था आपको एक आर्टिकल मिला आपके काम का,
अब आप बाकी कहां से फाइंड करोगे? नीचे रिलेटेड आर्टिकल्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली इसी टॉपिक के ऊपर उसके एब्स्ट्रैक्ट और टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स और एब्स्ट्रैक्ट आपको खुद सामने दिखा देगा। ये लो, ये लाइन लगा दी है उसने आपके सामने, और उनके आगे भी फिर रिलेटेड आर्टिकल्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि या इसके आगे या ये आपका आर्टिकल है और आपको इसके अलावा आपका कुछ नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आर्टिकल है और इस आर्टिकल के बाद आपको और डाटा नहीं मिल रहा, तो उसके 3-4 जुगाड़ों तरीके हैं। पहला तरीका तो रिलेटेड आर्टिकल में जो आपके सामने लाइन लगा देगा, उनके भी आगे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस आर्टिकल को खोलो, इसके अंदर जो रेफरेंसेस मौजूद हैं वो भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, मतलब वो भी उसी टॉपिक पे लिखेगा आर्टिकल, और उनके अंदर फिर आगे रेफरेंसेस उसी टॉपिक पे। तो अगर आप एक आर्टिकल भी डाउनलोड कर लो, उसमें 50 रेफरेंस होते हैं, उन 50 में भी आगे 50 होते हैं, तो आप एक आर्टिकल से 100, 150, 200, 500, 1000 आर्टिकल्स तक जा सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक आर्टिकल अपने काम का मिला तो भी। तो डाटा के पास कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, नहीं तो मैं आपको एंड पे थीसिस दिखाऊंगा, थीसिस फाइंड आउट कैसे करने। थीसिस के अंदर फिर लाइन लगी होती है रेफरेंसेस की, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो। फिर ये चीज हो गई रिलेटेड आर्टिकल्स। वर्जन्स का क्या मतलब? असल में एक आर्टिकल डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब जर्नल ने उसको डिफरेंट वेबसाइट्स वालों को दिया कि एल्सेवियर पे भी प्रेजेंट है, पबमेड की वेबसाइट पे भी प्रेजेंट है, जैसे गूगल स्कॉलर पे भी प्रेजेंट है, ये कोई चाइनीज था उस पर भी प्रेजेंट है, ये फ्रांसिस की किसी भी प्रेजेंट है, यूरोप पीएमसी पे भी प्रेजेंट है। तो ये जितनी वेबसाइट्स पे होता है उसके उतने वर्जन्स कहलाते हैं, कि उतने वर्जन्स मतलब प्रेजेंट, मतलब गूगल ने जब इसको ट्रैक किया तो ये 7 जगह पे मौजूद था। इंपॉर्टेंट टू एंड नोट क्या है, ये हमने कल पढ़ना है, ठीक है, इसको हम आज नहीं देख रहे। जिसके आगे ये वाला लिंक दिया होता है, पीडीएफ लिखा होगा, एचटीएमएल लिखा होगा, कुछ भी, इसका मतलब ये आर्टिकल डाउनलोडेबल है, ये डाउनलोड हो सकता है। जिसके आगे नहीं दिया होता, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि ये डाउनलोड नहीं हो सकता, इसको पैसे देकर आपने डाउनलोड करना पड़ता है, फीस पे करके आपको डाउनलोड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आर्टिकल खोला, लेकिन ये 100% नहीं होता, किसी किसी में होता है, लेकिन नॉर्मली यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक दफा ये ओपन हो जाए, नेट स्लो, पता है। अच्छा, जब भी मैं ये लेक्चर पढ़ाता हूँ नेट स्लो हो जाता है, जब भी मैं गूगल स्कॉलर का लेक्चर पढ़ाता हूँ, तो ये पता नहीं क्यों इतनी सर्चिंग स्लो हो जाती है इसकी। खैर ये हमने खोल लिया, ठीक है। अब ये देखो, वो आपको कह रहा है कि इसको एक्सेस करने के लिए जो ना आपका एकेडमिक और पर्सनल एक्सेस चाहिए, क्यों? वो हमें वहीं से पता लग गया था। अगर वो आगे जेपीजी या कुछ लिखा हो तो डाउनलोडेबल है, ना लिखा हो तो डाउनलोडेबल नहीं होता। उसके लिए क्या होता है, किसी भी आर्टिकल का ना एक DOI नंबर होता है, ठीक है। DOI किसे कहते हैं? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगेन जैसा आपका रोल नंबर, हर आर्टिकल का एक स्पेसिफिक DOI लिंक होता है। ये देखिए, ये DOI लिंक है। आपने अगर डाउनलोड करना है तो इसको कॉपी करें, देखिए ये भी डाउनलोडेबल नहीं है, एक्सेस थ्रू इंस्टीट्यूशन। इसको कॉपी करें, साइंस हब एक वेबसाइट होती है, होपफुली आप सबको पता होगा, ठीक है, आपका -hub.sc, ठीक है। यहाँ पर जाके इस DOI को पेस्ट करें और ये आपका ओपन हो जाता है आर्टिकल। अतिया ने बता भी दिया। इकरा, मैं पे क्वेश्चन पे आता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। ये आपने ऐसे सर्च कर लिया, ये आपके मोस्टली सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहां तक समझ आ गई है? मुझे बताओ, फिर हम जरा आगे चलते हैं। 2 चीजें रह गई हैं आपकी, फिर थीसिस का थोड़ा सा बताना है आपको, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज क्या है, यहां देखो लिखा है क्रिएट अलर्ट। मैंने आपको कहा था आपको खुद गूगल ईमेल करके बताएगा कि आपका आर्टिकल इस टॉपिक पे पब्लिश हुआ है। कैसे? इस क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करना है आपने। क्रिएट अलर्ट पे गए, जैसे ही गए तो वो आपसे पूछ रहा है हाँ भी किस चीज का अलर्ट लगाना चाहते हो। मैं यहाँ लगा देता हूँ अलर्ट कोलोरेक्ट, आपने अपना कीवर्ड लिखना है कोई, कोलोरेक्टल कैंसर। अब मैंने ये अलर्ट पे क्लिक किया, फिर वो कह रहा है मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट, मतलब जो इस पे स्पेसिफिक स्टडी हुई है वो ढूंढना चाहते हो या बस कहीं भी इसका जिक्र हो वो ढूंढना चाहते हो? मैं कहता हूँ नहीं जी, जो इस पे स्पेसिफिक स्टडी हुई है ना, मैं चाहता हूँ जरा वो आ जाए, और फिर मैं क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पर आ गया, तो मुझे जैसे ही कोलोरेक्टल कैंसर पे जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश होगा पूरी दुनिया में, मुझे एक ईमेल आ जाएगी कि ये ले जी एक आर्टिकल फलां जगह पब्लिश हो गया कोलोरेक्टल कैंसर पे, इसे जाकर रीड कर ले, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ वरना मुझे ईमेल्स बहुत आती रहती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपकी ईमेल आ जाती हैं आपको, ठीक है, कि आप इस पे जाकर आर्टिकल रीड करें। नहीं तो ये यहाँ भी आपको शो हो रहे हैं 2022 के जितने ये भी कोलोरेक्टल कैंसर पे आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप आकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ये तो आप सिंपल सर्च इंजन में भी कर सकते हो, ठीक है। अलर्ट आप 1 लगाएं, 10 लगाएं, 15 लगाएं, 20 लगाएं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 8 से 10 लगाएं, आपका ईमेल भर जाएगा, ठीक है। तो जो आपका बेसिक आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली जाकर अलर्ट लगा दो, ठीक है। तो ये आपका ये अलर्ट का आपका ऑप्शन होता है, जो मैंने आपको कहा था आपको पता लग जाए करेगा। देखो कितनी अच्छी चीज है कि आपको अभी घंटा पहले भी अगर कोई आर्टिकल पब्लिश होगा तो आपको खुद ईमेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? अगर मैं मैट्रिक्स पे जाता हूं
और मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये दुनिया के टॉप के कुछ पब्लिशर और बता रहा है, जर्नल्स वगैरह बता रहा है, मैं अगर व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये वही HEC वाली कैटेगरी पे क्लिक करो, आपकी फील्ड कौन सी है जी, मैं कहता हूँ हेल्थ एंड मेडिकल है। अच्छा, इसमें ज्यादा कैटेगरीज हैं, देखो लाइन लगी हुई है, साइकोलॉजी से लेके इवन प्रेगनेंसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, हिमाटोलॉजी, डर्माटोलॉजी, डेंटिस्ट्री, लाइन लगाई हुई है। जो मर्जी आप इसमें फील्ड खोलो, वो उसके आगे एक लाइन लगा देगा सब हेडिंग्स की। क्यों? वो उसको आपके टॉप के 20 जर्नल बताएगा कि इस कैटेगरी के, जैसे अगर मैं यहाँ पर अब ऑन्कोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ जो कैंसर का होता है, अब ये कैंसर के वो बता रहा है ये टॉप 20 जर्नल्स हैं कैंसर के, ये टॉप 20 जर्नल्स हैं। अब इनका फायदा यहाँ से क्या है? आप फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल कैंसर रिसर्च, आप चाहते हो आपने हैवी क्वालिटी का डाटा डाउनलोड करना है, हैवी क्वालिटी का, आपका काम है कोलोरेक्टल कैंसर पे और आप उस पर हैवी क्वांटिटी का डाटा चाहते हो, तो आपने ये चौथा जर्नल कॉपी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम कॉपी किया, कॉपी करके आप गए गूगल स्कॉलर के ऊपर, अब यहाँ पर आपने लिख दिया कोलोरेक्टल कैंसर। अब मैंने यहाँ लिख दिया जी कोलोरेक्टल कैंसर और मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद मैंने अगेन वो एडवांस सर्च खोला, एडवांस सर्च में ऑप्शन है आर्टिकल्स पब्लिश इन, यहां मैंने उस जर्नल का नाम पेस्ट कर दिया। अब 20 जर्नल थे, आप एक एक करके सबका पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट सर्च के मैंने कर दिया सर्च, जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे कोलोरेक्टल कैंसर पे इस जर्नल के अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो दिखा देगा। अब क्योंकि ये जर्नल टॉप क्लास का है तो इसके अंदर आर्टिकल्स भी बड़े टॉप क्लास के होंगे, तो आपको यहाँ बड़े अच्छे अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत हैवी किस्म के बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सर्च सम वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स इन सम स्पेसिफिक जर्नल्स, कि उन 20 जर्नल्स को वन बाय वन सबके नाम ऐसे कॉपी करो, आपका जो भी टॉपिक है उसके जितने जितने आर्टिकल्स उन 20 जर्नल से डाउनलोड होते हैं डाउनलोड करो। उसका एक और बड़ा फायदा है, एक टिप बताता हूं, जब भी आप किसी जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए भेजते हो, उस जर्नल के भी एक दो आर्टिकल्स पढ़ के ना उनको साइट कर दिया करो, बड़ा अच्छा इंपैक्ट जाता है, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे आर्टिकल किसने साइट किए हुए। ठीक है, तो ये एक ना बड़ी एक टिप दे रहा हूँ आपको अंदर की, तो ये भी टिप याद रखिएगा। और उस जर्नल के आर्टिकल ठीक है, W कैटेगरी के भी बड़ा फायदा होता है। इस तरह ही दो फायदे, एक तो सारे W कैटेगरी के जर्नल्स होते हैं ये, ठीक है, मतलब इंपैक्ट फैक्टर और बड़े हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले होते हैं, डाटा बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, आपको स्पेसिफिकली रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं बड़े अच्छे किस्म के। तो और आपको अगर टॉपिक सिलेक्शन भी करनी है, अगर आपको टॉपिक सिलेक्शन भी करनी है तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये आपकी फील्ड के टॉप के 20 जर्नल्स हैं। HGRS से भी आप जाके कर सकते हो, जैसे मैंने वहां बताया था, वहां W कैटेगरी खोलो जिसका JPA ज्यादा है वो टॉप का है, नहीं तो ये 3 डंडों पे जाओ, यहाँ मैट्रिक्स पे जाओ, मैट्रिक्स पे जाके व्यू ऑल पे क्लिक करो, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो जो भी है, उसके हिसाब से अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, और जो भी आप सब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो वहां पे टॉप 10 या 20 जर्नल्स निकाल के रख देगा। ठीक है, दैट्स हाउ आप अपने हैवी किस्म के जो है ना आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, यहां तक समझ आ गई है। अब एक क्वेश्चन पूछा था इकरा ने, हम अपने कंट्री के आर्टिकल कैसे सिलेक्ट करें। अब देखो गूगल स्कॉलर पे कंट्री वाइज सर्चिंग का कोई ऑप्शन आज तक मौजूद नहीं है, तो उसके लिए यही हो सकता है कि आप सिंपल यहां पर लिखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाकिस्तान और सर्च कर दो कोलोरेक्टल कैंसर। तो अब आपके सामने कोलोरेक्टल कैंसर पे जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये लो आपके सामने ये पड़ी हुई है, लेकिन वही आएंगे जिनके टाइटल में या जिनके एब्स्ट्रैक्ट में पाकिस्तान का लफ्ज मेंशन होगा। अब ये जहां जहां पर मेंशन था ये आपके सामने वो यहाँ पर आ गई हैं, तो यही वाहिद तरीका है इसको इस तरह सर्च करने का। ठीक है, जिस भी कंट्री का सर्च करना हो वो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है इकरा, अब हम चलते हैं अगेन यहाँ पर, क्या मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ईयर वाइज सर्चिंग, ऑथर वाइज, जर्नल वाइज, जर्नल भी दिखा दिया, कंट्री वाइज, ठीक है, लाइब्रेरी ऐड करना, अलर्ट्स, हम सारा कुछ कर चुके हैं। ETDs क्या होते हैं, नेक्स्ट लास्ट तुम्हारा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। PhD के थीसिस को हम डिसर्टेशन कहते हैं, एमफिल के थीसिस को हम थीसिस कहते हैं, इनको हम कलेक्टिवली मिलाकर कहते हैं ETD। जी ओके आमना, ठीक है। ETD इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन मौजूद है, थीसिस और डिसर्टेशंस यानी हमारे पास कुछ ऐसे ऑनलाइन डेटाबेसेस मौजूद हैं जहां से हम थीसिस लोगों के PhD के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हम इवन कुछ जगह पे एमफिल के भी पढ़े होते हैं, लेकिन मोस्टली PhD के। कौन सी जगह है, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, NDLTD, ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। दूसरी है एथॉस, ये ब्रिटिश की है, ब्रिटिश में क्या आता है, UK, नेदरलैंड, ये सारे आपके कंट्रीज आ जाते हैं।
फिर नीचे और भी प्रोक्वेस्ट भी है, ओपन थीसिस भी है, लेकिन जो मोस्टली हम यूज, अगर आपने थीसिस को भी पढ़ना हो तो आप एथॉस पे जाके ये NDLTD पे जाके पढ़ सकते हो। हम जरा चलते हैं अब NDLTD के ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सिंपल NDLTD, ये लिखा और हमने सर्च कर दिया। ये हमने हमारे सामने आ गया नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस। अब हमने यहाँ पे ये ग्लोबल ETD सर्च लिखा है, इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने ग्लोबल ETD सर्च पे क्लिक किया, ये आपके सामने एक सर्च बॉक्स आ गया। इस सर्च बॉक्स में जैसे आप वहां पर सर्च करते हो, आप कोई भी वर्ड लिख देते हो, मैं अगेन कोलोरेक्टल कैंसर लिख देता हूँ ऐसे ही सिर्फ, और सर्च कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हो तो वो आपके सामने ये चीजें खोल देता है। यहाँ क्या है, वो अगर आपने किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का डाउनलोड करना है तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं, फिल्टर बाय सोर्स में उस यूनिवर्सिटी का नाम क्लिक करो तो उसके डिसर्टेशन आ जाएंगे। ईयर वाइज सर्च करना है, किस ईयर से किस ईयर तक, वो आ जाएंगे। लैंग्वेज क्या हो, हम इंग्लिश में देखना चाहते हैं, हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं और नीचे रिफाइन सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो वो इंग्लिश के निकाल आया। आप कोलोरेक्टल कैंसर पे जितने भी इंग्लिश पे थीसिस लिखे हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है, तो आप वो उस पर क्लिक करो, क्लिक करके वहां डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है नीचे। ठीक है, आप वहां से ये लिंक एंड डाउनलोड, यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये तो है आपका इंटरनेशनल लेवल पे डाउनलोड करने का तरीका। फिर कुछ ऑनलाइन डाटाबेसेस हैं तो आप पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन डाटाबेसेस ये जहां से हम जनरल डाउनलोड करते हैं। ई बुक्स अगर आपने डाउनलोड करनी है, दो वेबसाइट्स हैं, एक है जी लाइब्रेरी, zlibrary.com कह लो या जी लाइब्रेरी कह लो, या pdfdrive.com। ठीक है, PDF ड्राइव या जी लाइब्रेरी। फिर कुछ HEC के अपने भी ऑनलाइन रिसोर्स है। HEC का अपना गूगल स्कॉलर है, लेकिन हम वो यूज नहीं करते, इतना खास अच्छा नहीं है, जिसको कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। उसकी वेबसाइट है www.digitallibrary.edu.pk, लेकिन वो कभी कभी एक्सेसिबल नहीं होती, कभी इतनी अच्छी भी नहीं है, हम आपको दिखा देता हूँ। और जो HEC के PhD के थीसिस पढ़े हुए वो है पाकिस्तान रिसर्च रेपोजिटरी। ठीक है, पहले तो हम डिजिटल लाइब्रेरी खोल लेते हैं। मोस्टली तो ये अवेलेबल ही नहीं होती, शुक्र आज खुल गई है। ठीक है, ये HEC की अपनी एक लाइब्रेरी है जहाँ से आप जाके ना डाटा वगैरह सर्च कर सकते हो, या ये देखो ई बुक्स पढ़ सकते हो, ई डाटाबेस पे जा सकते हो। ठीक है, ये रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी है, कितने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, ये 2016 तक का यहाँ डाटा पड़ा हुआ, लेकिन कोई ये खास अपडेटेड नहीं है तो इसका इतना कोई फायदा नहीं है। फिर हम चलते हैं PRR। PR क्या है, पाकिस्तान रिसर्च रेपोजिटरी। पाकिस्तान रिसर्च रेपोजिटरी, ये आमतौर पर दूसरा लिंक आएगा, ये पहले भी नहीं चले जाना, पहला है ई प्रिंट्स वाला, इस पे नहीं जाना। ये दूसरा लिंक है PRR.HEC, इस पे जाना। ठीक है, PhD थीसिस ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ HEC। ठीक है, यहाँ पे जाओ तो यहाँ ये सर्च डी स्पेस जो है, यहाँ भी आप कोई भी टाइटल डाल के, जैसे हेड एंड नेक कैंसर लिखा हुआ है तो यहाँ आप कोई भी कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करोगे तो उस पर जो भी थीसिस लिखे हुए हैं, नशीन मसूद का है, मलिक वकार अहमद मेरे सीनियर थे उनका है, ममूना साबिर का है, ठीक है, इशरत महाजमी मेरी सुपरवाइजर थी उनका है। तो जिन्होंने आज तक हेड एंड नेक कैंसर पे काम किया है, यहाँ पर उनके PhD के थीसिस पड़े हुए हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गेट दैट, आपको यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ फील्ड वाइज ही पढ़े, नेचुरल साइंस के, अप्लाइड साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑथर वाइज भी जिन ऑथर, अब इस ऑथर की कुछ इस नाम से 7 PhDs पढ़ी हैं। ठीक है, इस तरह करके भी कुछ पढ़े हुए, तो आप इस तरह कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर सर्च कर लो, सर्च करोगे तो आपके सामने डाटा आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सर्च फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशंस। सो दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, मैंने कहा था जल्दी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आपका माइक भी ऑन कर देता हूँ, और जो YouTube का लेक्चर देखा था आप लोगों ने, उसके मुतालिक भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं जी। एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहे तो जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? देखो अभी क्लास वैसे 9:30 पे एंड होती है, 9:15 में और 36 लोग बैठे हुए हैं। रुको मैं जरा ना इसका एक तस्वीर ले लूं, जरा बच्चों की डांट डपट करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, होनी चाहिए ना थोड़ी सी डांट डपट। ये ले, मैं तस्वीर खींची, जरा मैं आपको शेयर करता हूँ। क्लास तो एटलीस्ट लेनी चाहिए सबको। सर कल आप पढ़ाएंगे तो हो जाएगा क्लियर? क्या क्लियर जो करना है वो भी पूछ रहा हूँ।
ठीक है, जो आप लोगों ने उसका क्लियर करना है वो भी पूछ लें, वो जो कल लेक्चर लिया था कुछ लोग कह रहे थे उस पर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ जी। एंड नोट इंशाल्लाह कल क्लियर हो जाएगा आपका।